अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीवियस वीडियो का 7वां पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने ये नॉवेल अभी तक नहीं सुना है तो रिकमेंडेड नॉवेल है, इसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। इस नॉवेल का जनर है कजिन मैरिज, सेकंड मैरिज, सडन निकाह, हवेली बेस, जॉइंट फैमिली बेस, रूड हीरो, मल्टी कपल्स, इनोसेंट हीरोइन, केयरिंग हीरो, स्ट्रॉन्ग हीरोइन। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रिकमेंडेड है, इसलिए प्लीज़ अगर आपने कोई भी मेरे चैनल का सिंगल नॉवेल वॉच किया है तो इसे लाजमी वॉच कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। इसके नाम और ननिहाल की कराची में होने के सबब शमीम बेगम को कहीं न कहीं शक हो गया था कि वो फ़हीम की बेटी मरियम ही है। उसे हवेली आए कुछ माह ही गुजरे थे कि एक दिन शमीम बेगम सफ़ेद रंग की फ़्रॉक लेकर आई थी। मरियम बेटा, ज़रा ये पहनकर दिखाना, कैसी लगी तुम पर? शमीम बेगम ने उससे बहुत ही मोहब्बत से बात किया करती थी, इसीलिए वो बगैर किसी शक के उनकी हर बात मान लेती थी। ये मेरे लिए लाई हैं आप? वो खुश होकर पूछ रही थी। एक लड़की जिसकी पूरी दुनिया में कोई ना हो और उसे अचानक ही एक ऐसी फैमिली मिल जाए जो उसे मोहब्बत दे, इज़्ज़त दे, मान दे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, तो वो लड़की क्यों कर खुश ना हो। माना फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा लोग उसके होने से खुश नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जिसे उसकी सास, उसका ससुर, उसका देवर, उसकी चचिया सास। हाँ तो और किसके लिए लाऊंगी भाई, मुझे तो बड़े अरमान थे बेटी के, लेकिन हुई नहीं। चलो जो अल्लाह को मंजूर। मगर अब जब मेरी एक बेटी आ गई है तो मैं क्यों ना अपने सारे अरमान पूरे कर लूँ। यही सोच के मैं आज बाज़ार से ये फ़्रॉक तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। देखो, दुकानदार ने कहा था कि वो शहज़ के बाज़ार से लेकर आया है इसे। मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी। इसे देखते ही मुझे लगा मेरी बेटी पर बड़ी चचे की। वो मरियम की दोनों हाथों से बलाए लेकर बड़े प्यार से बोली थी। मरियम मोहब्बतों की बहुत तरसी हुई थी, इसीलिए शमीम बेगम की मोहब्बत ही उसके लिए बड़ी नेमत थी। शाहमीर को गए महीनों गुजर गए थे, उसने पलटकर कोई खबर नहीं ली थी, लेकिन उसके बावजूद शमीम बेगम के रवैये में ज़रा फ़र्क ना आया था और यही बात उसके दिल को छूती थी। जी अभी पहनकर दिखाती हूँ अम्मी। वो फ़्रॉक लेकर तेज़ी से वॉशरूम में चली गई थी। उसने फ़्रॉक तो पहन ली थी, मगर उसकी पीछे की ज़िप नहीं लग पा रही थी। क्या हुआ बेटा, अभी तक आई क्यों नहीं बाहर? शमीम बेगम बेसब्री से अनजाने बनकर पूछने लगी थी। अम्मी, इसकी ज़िप अटक गई है, बंद ही नहीं हो रही। वो ज़िप लगाने की कोशिश करते हुए बोली थी। मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मैं लगा दूँगी। शमीम बेगम ने कहकर तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मरियम इसी हालत में वॉशरूम से बाहर आई। उसने ज़िप लगवाने के लिए अपनी कमर का रुख शमीम बेगम की जानिब किया तो उनकी आंखें चमक उठी थीं। बचपन में कोमल की बड़ी बेटी मरियम को 1-2 बार नहलाया था उन्होंने। उन्हें अच्छे से याद था कि उसकी कमर पर सीधी साइड की जानिब तिल था। बिल्कुल वैसा ही तिल उनकी बहू मरियम की कमर पर भी नज़र आया। तो मेरा शक सही था, ये वही है। बस एक टेस्ट और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने ज़िप लगा दी थी। बेटा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊं? क्या हर वक्त डाइजेस्ट पड़ती रहती हो? क्या मज़ा आता है भला इनमें? शमीम बेगम उसे अपने पास बुलाकर मुंह बसोरते हुए बोली थी। इन्हें समझ नहीं आता था मरियम क्यों हर वक्त डाइजेस्ट पड़ती है। डाइजेस्ट वाले ही जानते हैं ये तो। अब इन्हें कौन बताए, चाहे उम्मीद की कोई किरण ना बची हो ज़िंदगी में, फिर भी आंखें ख्वाब बुना नहीं छोड़ती हैं। हमें खुशी ना मिले तो ना सही, कोई और खुशी हो है, ये सोचकर ही हम डाइजेस्ट में हीरोइन और हीरो को मिलता देखकर खुश हो जाते हैं। कभी कभार तो हम इमेजिन करते हैं कि वो हीरोइन हम ही हैं। उस दुनिया में जीने लगते हैं जिसके मुतालिक पहले से ही जानते हैं कि वो झूठी है, मगर उसके झूठ में भी खुशी है और हम खुशी की तो मुतालची हैं फ़कत। अब वो बनावटी ही सही। ओके अम्मी, मगर ज़्यादा मत लगाइएगा, फिर मुझे गर्मी लगती है। तुम शहर की लड़कियों के बड़े नखरे हैं कसम से। वो मुस्कुराकर बोली तो मरियम उनके कदमों में आकर बैठ गई थी। उन्होंने तेल लगाने के बाद उसकी चोटी बनाना शुरू कर दी। चोटी बनाने के बाद वो तो चली गई, मगर कंघी में उसके बाल रह गए थे, जिन्हें देख शमीम बेगम मोहफ़्फ़ाना अंदाज में मुस्कुराई थी। उन्होंने फ़हीम के बाल नूरी के ज़रिए मंगवा कर उन्हें DNA के लिए एहसन बख्श के ज़रिए शहर की लेबोरेटरी में भेज दिया था। दोनों मियाँ बीवी बस यही दुआ गो थे कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, और ऐसा ही हुआ। रिज़ल्ट आते ही शमीम बेगम के पाँव तुम्हारे कोशिश के ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। कहने को उनका बेटा अच्छी खासी जायदाद के हिस्से का मालिक था, लेकिन कहते हैं ना, हवस की खोपड़ी ना भरी है ना भरेगी। उनका भी यही हाल था। ये आपके नाम पर आया है मरियम बीबी। नूरी उसके जानिब एक लिफाफा बढ़ाते हुए बोली थी। क्या है इसमें, किसने भेजा है मुझे? वो नूरी को देख उलझकर पूछने लगी थी। मुझे नहीं पता बीबी, मैं तो अनपढ़ हूँ। डाकिया देकर गया है दरवाजे पर आपका नाम पर, तो मैं ले आई। मरियम ने उसकी बात पर एतबार करते खाकी रंग का लिफाफा ले लिया था। एक लम्हे के लिए दिल में उम्मीद जागी कि शायद शाहमीर ने कुछ भेजा हो।
जब से वो गया था उसने पलटकर कोई खबर ही नहीं ली थी। नूरी के कमरे से जाते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से लिफाफा खोला। उसमें से एक पेपर निकला। वो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट था जिसमें उसका और फ़हीम का नाम लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही मरियम की आंखें हैरत से फटी। मैं फ़हीम बख्श की बेटी हूँ? फ़हीम बख्श मेरा बाप है? हाय अल्लाह! कुछ लम्हों तक तो सुन सी कैफियत में रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो लावारिस नहीं थी, उसका बाप जिंदा था। ना सिर्फ जिंदा बल्कि उसी के साथ उसी घर में रह रही थी वो। अगले ही पल दिल में खुशी की लहर दौड़ी थी। वो ज़्यादा सोचे बगैर लिफाफे लेकर तेज़ी से भागी। अपने बाप को जो दिखाना चाहती थी। माँ और बाप दोनों के प्यार से महरूम रही थी वो शुरू से। उसे लगता था उसके दुनिया में कोई नहीं, वो लावारिस है। मगर उस रिपोर्ट की वजह से उसे आज पता चल गया कि उसका बाप हयात है। वो क्यों कर खुश ना होती? फ़हीम और बाकी सब खाना खाने में मशगूल थे जब वो वहाँ पहुँची थी। पापा। ज़िंदगी में पहली बार उसे मौका मिला था पापा जैसे प्यारे लफ्ज़ का इस्तेमाल करने का। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी व गम से मिली जुली कैफियत में नम सी थीं। फ़हीम को देखकर एक्साइटेड होकर पुकारने लगी। सब उसे पापा के अल्फाज पर पुकारता देख उलझकर उसके जानिब मुतवज्जह हुए थे। पापा, पापा। वो रोते हुए तेज़ी से आकर फ़हीम के हाथ पकड़ने लगी थी। क्या कर रही हो लड़की? किसको पापा बोल रही हो? फ़हीम उलझकर उसे पूछने लगा था। आपको पापा बोल रही हूँ, आप मेरे पापा हैं। वो रुहासा लहजे में गोया हुई थी तो फ़हीम फ़ौरन उसका हाथ झटकते हुए खड़ा हो गया था। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। फ़हीम फ़ौरन ही कड़वा मुँह बनाकर तेज़ी से बोला था। ये रिपोर्ट, ये देखें। उसने पूरी रिपोर्ट फ़हीम के आगे की थी। उसे यकीन था बस रिपोर्ट का देखना होगा कि उसका बाप उसे अगले गले से लगा लेगा मारी खुशी के। इन कुछ माह में अभी वो फ़हीम और हवेली वालों को ठीक तरह जानी नहीं थी। शायद इसीलिए बेवकूफ़ाना उम्मीद लगा बैठी थी। रिपोर्ट देखने के बाद फ़हीम की आंखें हैरत से फैली थी। वही अक्सा और बाकी सब भी खड़े हो गए थे। क्या है इस रिपोर्ट में? शाहीन बेगम तेज़ी से पूछने लगी। उनका दिल जो हौल रहा था। मरियम जब से हवेली में आई थी उन्हें खौफ आता था इस लड़की से। अम्मा, इसमें लिखा है कि ये मेरी बेटी है। फ़हीम ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। वो मरियम को देख कोमल को याद करने लगा था। उसकी पहली मोहब्बत थी कोमल। अक्सर के दिल को ज़बरदस्त झटका लगा था ये सुन। उसकी आंखों से बेसाख्ता ही आंसू बहने लगे मगर वो खामोश खड़ी रही। सोनी के भागने के बाद वो बहुत अफसरदा सी हो गई थी। अपनी बेटी को देख देख के ही तो जीती थी वो बस। उसके जाने के बाद वो दुनिया जैसे ही वीरान हो गई थी। झूठ है ये, शाहीन बेगम तेज़ी से एतराज़न चीखी थी। मैं कैसे मान लूँ ये रिपोर्ट सच्ची है? फ़हीम भी मरियम को देख एक आईब्रो उचकाकर मशकूक लहजे में पूछने लगा था। मैं कोमल की बेटी हूँ। वो यूनिवर्सिटी में आपके साथ ही पढ़ती थी। मामू ने बताया था मुझे। आपको यूनिवर्सिटी में ही मोहब्बत हुई थी उनसे, मगर मेरा नाना राज़ी नहीं थे, इसीलिए आप लोगों ने भागकर शादी की। क्या इतना सबूत काफ़ी है आपके लिए? मरियम रोते हुए पूछने लगी थी। वो बस अपने बाप के गले लगना चाहती थी। ये कहानी तो पूरा गांव जानता है। कल को कोई गांव की लड़की आकर कहे कि वो फ़हीम की बेटी है तो क्या हम यकीन कर लेंगे? रानी बेगम तंज कर कहने लगी थी। आग लगी हो और वो घी डालने ना आए, ये तो नामुमकिन है। एक नंबर की फजादान औरत थी वो। उसके पास रिपोर्ट्स नहीं होंगी। मरियम तेज़ी से उनके जानिब देख चताचे हुए गोया हुई थी। ये रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है। फैज़ बख्श अपनी बेगम के साथ देते हुए बोले थे। ये झूठी नहीं है, ये हमने शहर की सबसे बड़ी लैब से करवाई हैं। शमीम बेगम जो इतनी देर से खामोश थी, रिपोर्ट के झूठे होने के दावे पर मज़ीद खामोश ना रह सकी। इन्हें तो मरियम का साथ देना ही था। आखिर उसके ज़रिए तो जायदाद लेनी थी। जूनी भाग चुकी थी। फ़हीम की जायदाद का पूरा हिस्सा अब मरियम को मिल सकता था, तो वो क्यों करना बोलती? उनके कहते ही मरियम उन्हें हैरत से देखने लगी। इस लम्हे उस लड़की को पता चला कि ये सब उसके सास के कारनामे थे। और ना सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, मरियम को कमर पर भी तिल है, बल्कि उसी जगह जहाँ कोमल की बेटी के था। शमीम बेगम के जुमले सुनते ही मरियम को मज़ीद झटका लगा था। तो क्या वो फ़्रॉक मोहब्बत से नहीं, फ़कत उसके तिल को देखने के लिए लाई गई थी? ये सोच उस लड़की के नाजुक दिल टूटा था। मैं नहीं मानता। फ़हीम मानने से साफ इनकार कर गया। तो ख़ुद करवा लो, फिर तो मानोगे ना? एहसन बख्श के कहते ही शाहीन बेगम उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी थी। ठीक है, मैं दोबारा करवाऊँगा, फिर देखते हैं। इस बार रिपोर्ट्स फ़हीम ने करवाई थी और रिज़ल्ट फिर वही था। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं आपकी बेटी हूँ? मरियम पुरउम्मीद निगाहों से फ़हीम को तकते हुए पूछने लगी थी। अब उसे शफ़क़त की उम्मीद थी, मोहब्बत की उम्मीद थी, मान और इज़्ज़त की उम्मीद थी, जिस पर उसका हक़ था। तो क्या? फ़हीम ने बेमुरव्वती से जवाब दिया था तो मरियम उसका चेहरा देखती रह गई थी। आपको अभी भी यकीन नहीं आया क्या? मरियम ने शहरोज़ से फ़हीम की यूनिवर्सिटी के मुतालिक मालूमात हासिल की थी और ये वही थी जहाँ उसकी माँ पढ़ा करती थी, जिसके बाद उसे यकीन हो गया था कि वही उसका बाप है। अगर बेटी भी है तो क्या, बेटा तो नहीं है ना?
फ़हीम मुंह बसोरकर हिकारत से कहते उसके हाथ में रिपोर्ट पकड़ाकर चल दिया था। मरियम का दिल किरची किरची होकर बिखरा था उसका सर्द रिएक्शन देखकर। आंखों से आंसू बेसाख्ता ही बहने लगे थे। उसे यकीन न आया कोई इतना भी पत्थर दिल कैसे हो सकता है। वो उसकी बेटी थी, कितने सालों बाद मिले थे वो, मगर उस आदमी ने गले लगाने तो कजा मोहब्बत के 2 बोल भी न बोले। क्या इस आदमी के पास मोहब्बत के 2 बोल नहीं थे उसके लिए? इतनी नफरत, इतनी बेमुरवती क्यों? क्योंकि वो बेटी है। पापा देखें, मैंने आपके लिए खाना बनाया है अपने हाथों से। मरियम उसके कमरे में खाना लेकर बड़ी मोहब्बत से बोली थी। उसने बारहा हार नहीं मानी थी। उसे यकीन था वो अपने बाप की मोहब्बत को एक दिन पाकर ही रहेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे कभी जूनी हुआ करती थी। अक्सर ने कुछ ना कहा। वो नमाज़ पढ़कर बाहर जाने लगी कमरे से। छोटी अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी खाइए ना, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मरियम जब से यहाँ आई थी अक्सा का रवैया उसके साथ अच्छा ही था। वो मोहब्बत की तरसी हुई लड़की थी। अक्सा उसके बाप की दूसरी बीवी थी। उसे रिश्ते से वो उसे अपनी छोटी अम्मी बुलाया रही थी। अक्सा पलटकर मरियम का चेहरा बगौर देखने लगी। उसकी आंखें झिलमिला रही थीं। इन आंखों में माजी की याद थी जब जूनी ने अपने बाप को खुश करने के लिए पहली बार सिर्फ 9 साल की उम्र में किचन में घुसकर रोटी बनाने की कोशिश की थी और उसका हाथ जल गया था। इसके बावजूद वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाकर लाई ही थी। फ़हीम ने उस रोटी को ना खाया और ना ये कहकर फेंक दिया कि क्या अब वो जली रोटी खाने के लिए रह गया है। इस लम्हे जो इन बलूरी आंखों में आंसू उभरे थे वो आंखों में ही रह गए थे अक्सा की। उसे मरियम की कोशिश में अपनी बेटी जूनी नज़र आ रही थी। आज वो कैसे इनकार कर दी थी, कैसे ना खाती। अज़बात में सर हिलाकर वो खाना खाने के लिए बैठ गई थी। चुपचाप खाना खाकर चला गया था फ़हीम। उसके जाने के बाद अक्सा ने मरियम के सर पर हाथ रखकर नसीहत की, ये आदमी इस मुकाबिल नहीं है बेटा कि तुम उसकी मोहब्बत पाने के लिए मेहनत करो। मैंने अपनी बेटी को बड़ा तड़पते देखा है इसके लिए, मगर इस पत्थर दिल आदमी को कभी उस पर मोहब्बत नहीं आई। बहुत मज़ेदार है खाना, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मेरे लिए दोबारा ज़रूर बनाना बेटा, तुम्हारी छोटी माँ ज़रूर खाएगी। उसकी आंखें नम हो गई थी आखिरी जुमला अदा करते वक्त। बिल्कुल छोटी अम्मी, वो कहते हुए अक्सा के गले लग गई थी। ज़रूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी हो, कुछ अक्सा जैसी भी होती हैं। मरियम और जूनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो ज़्यादा कोशिश ना कर सकी, बहुत जल्द ही हिम्मत हार गई वो अपने संगदिल बाप से। एक दिन वो यूं ही अपने बाप के लिए बैठकर रो रही थी कि शमीम बेगम उसके पास आईं और उसे फ़हीम की जायदाद में कानूनन अपना हिस्सा लेने पर उकसाने लगी थीं। शाहमीर को घर से गए हुए 1.5 साल गुजर गया था। इस दौरान एक बार भी उसे तंग करने का भी खैरियत न पूछी और ये बात मरियम के दिल में मज़ीद प्रदर्शिता करती थी। उसे लगता था कि शाहमीर वापस आकर उसे तलाक दे देगा। वैसे भी उनका रिश्ता फ़कत कागजी था, फिर वो कहाँ जाएगी। फ़हीम तो अभी भी उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ हवेली में शाहमीर की बीवी होने के अक्सर रह रही थी। उसे शमीम की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसे लगा हाँ, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है उसे। वो भी इस हवेली का हिस्सा है, वो भी फ़हीम की बेटी है। फिर उसके पास जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं जिसे बाकी सबके पास है। अगर उसके पास हिस्सा होगा तो फिर उसे ज़रूरत नहीं है डरने की कि शाहमीर वापस आकर उसे इत्तला देगा तो वो कहाँ जाएगी। फिर वो अभी हवेली में बड़े हक़ से रहेगी, बल्कि हिस्से मिल जाने के बाद अपनी पढ़ाई भी कर सकती है बगैर किसी के कोई एहसान लिए हुए। उसने फ़हीम से अपना हिस्सा मांगना बेटी होने के नाते साथ साथ माहाना पॉकेट मनी भी, मगर जवाब फ़हीम बख्श की जगह शाहीन बेगम ने दिया था, वो भी उस सबके सामने ही थप्पड़ मारकर। शाहीन बेगम को शदीद नफरत थी कोमल से। वो किसी सूरत मरियम को हिस्सा देने के लिए तैयार ना थी। वो शामिर की बीवी थी, सिर्फ इसी मजबूरी के तहत वो उसे हवेली में रख रही थी अभी तक। लेकिन शामिर के मरियम के जानिब लापरवाही ने उनका हौसला खोल दिया था। लोगों की नज़र में वो मरियम को अगवा करके लाया था तो कहा जा सकता है कि पाने का जुनून था इस लम्हे। उससे जब वो हासिल हो चुकी थी तो उसकी कोई कदर व कीमत नहीं बची थी उस लड़के की नज़र में। शायद इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया था। शामिर शादी से पहले भी पढ़ने जाता था, मगर वापस आ जाया करता था कुछ दिनों में। लेकिन जिस दिन से मरियम को छोड़कर गया है उस दिन से वापस ही नहीं आया, जिससे कोई भी आम फहम बंदा ये मतलब आखिज कर सकता है। उसे अपनी दुल्हन पसंद नहीं आई, इसीलिए उसे पहली रात के बाद ही छोड़कर चल दिया है। दादी छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे, तकलीफ़ हो रही है। वो उसे बालों के जड़ों को पकड़कर खींचती हुई हवेली से बाहर ले जाई थी। हर एक शख्स ने देखा था उसके साथ नाइंसाफ़ी होती, जैसे जोनी के साथ देखते थे, मगर किसी ने आवाज़ न उठाई सिवाय अक्सा के। आप मेरी बेटी को बाहर नहीं निकाल सकती। अक्सा फ़ौरन ही लड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। आज वो नहीं चाहती थी कि जो जोनी के साथ हुआ है अब वो मरियम के साथ भी हो। अपनी एक बेटी खो दी थी उसने, दूसरी नहीं खोना चाहती थी। तो मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है अक्सा। शाहीन बेगम को जैसे यकीन ना आया हो। आता भी कैसे? पहले भी तो उसने आवाज़ जो बुलंद नहीं की, वरना जोनी उसकी सगी बेटी उससे ज़्यादा जुल्म सह चुकी थी। हाँ अम्मा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। अक्सा मरियम के बाल छुड़वाते हुए शाहीन बेगम को देख आंखों में आंखें डाल बोली थी। अक्सा
जानती थी जूनी लड़ सकती थी अपने लिए खुद, मगर मरियम का नेचर थोड़ा अलग था। वो कमज़ोर थी उसके मुकाबले, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो जूनी जितनी ढीठ ना थी। उस लम्हे मरियम को शिद्दत से शामिर की कमी महसूस हुई थी। वो सितमगर तो मानो भूल ही गया उसे। भला वो मोहब्बत ना करता, सिर्फ खैर खबरगिरी ही रख लेता तो आज ये दिन ना देखती वो। यकीनन अगर वो उनके पोते की लाडली बीवी होती तो इतना एहसान नहीं होता उसे यूँ घर से निकाल देना, मगर वो नहीं थी और ये ही उसके सबसे बेबसी की इंतहा थी। उसके पहले शौहर से भी कभी उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना मिल सका। उसके मरते ही उसके घर से निकाल दिया गया था और अब दूसरे शौहर का भी यही हाल था। वो कैसे न टूटती, कैसे न बिखरती। ना हिक मिल रहा था ना मोहब्बत। इसीलिए शामिर से उससे पहले बार शिद्दत से नफ़रत हुई थी। जब उसे निभाना आता ही नहीं था तो ये रिश्ता क्यों किया? जब हिफाजत देनी आती ही नहीं थी तो निकाह में बांधा ही क्यों? जब यूं ही छोड़कर जाना था तो ज़िंदगी में आकर उम्मीदें ही क्यों दी थीं? अक्सा व शमीम दोनों ही शाहीन बेगम से बहुत लड़ाई की उसके लिए। शमीम जानती थी अगर मरियम इस बार चली गई तो जायदाद का हिस्सा चला जाएगा। इसके लिए अक्सा के साथ साथ उसे भी हौसला मिला था आवाज़ बुलंद करने का, और इसने की। यही सबब था कि शाहीन बेगम पागल हो गई थी गुस्से से। अब तो वो किसी सूरत मरियम को हवेली में रखने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी बहुओं ने पहली बार उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? उनके तो आग लग गई थी सीने में। सिर्फ 3 महीने उन्होंने मरियम को मज़ीद वहाँ रहने दिया, मामलात को ठंडा होने देने की नीयत से। फिर एक दिन अपना सोने का कड़ा चोरी करने के इल्ज़ाम लगाकर उसे हवेली से निकाल दिया। तकरीबन 2 साल बाद वो ख़ुद को इसी मुकाम पर पा रही थी जहाँ वो पहले खड़ी थी। हालात भी वही थी और कोई बदलाव नहीं आया था। वो कैसे शामिर से नफ़रत ना करती जिसने आस देकर तोड़ी थी। उम्मीद ना हो तो गम नहीं, मगर ज़बरदस्ती उम्मीद बंधवा कर फिर तोड़ी जाए तो बहुत गम होता है। अगर शहरोज़ उसकी मदद ना करता तो वो ख़ुद भी नहीं जानती कि वो कहाँ जाती। हाल नहीं, मुझे अपनी बीवी से जानना है। वो चाहता तो किसी और से पूछ लेता अब तक कि क्या कुछ हुआ है उसके पीठ पीछे, मगर उसने अभी तक किसी से कोई बात नहीं पूछी थी इसके मुतालिक, क्योंकि उसे एतबार नहीं था अपने घर वालों पर। वो तेज़ी से बोला। बीवी के लफ्ज़ पर खासा जोर दिया था, जिस पर मुकाबिल के होठों पर दिल जली सी मुस्कुराहट उभरी थी। बीवी? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी, बेयकीनी सी थी उसके लहजे में। किसे बीवी कह रहे हो आज? और उस लड़की को जैसे पूरे 2 साल क्या गुजरी कभी पूछने की जहमत ना की थी। अगर शहरोज़ मदद ना करता तो यकीनन वो यहाँ इस वक्त उसके सामने ना खड़ी होती। और वो जिस तरह से का लापरवाह शख्स था, मरियम को उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी ढूंढने भी आता उसे। हाँ बीवी? क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें मेरा बीवी कहना? वो मरियम की आंखों में झांकते खासा तंज़े अंदाज में इस्तफसार करने लगा था। मरियम की आंखों से कदूरत झलक रही थी इस लम्हे। वो कैसे ना देखता? जवाब में फिर दिल जली मुस्कुराहट चेहरे पर सजा बैठी थी वो प्यारी। कुछ सानियों तक माहौल पर मुकम्मल खामोशी तारी रही थी। वो दोनों ही बस एक दूसरे को तकते रहे थे। सिर्फ बीवी कहने से तो कुछ नहीं होता मिस्टर शाहमीर। बीवी के जो हुकूक होते हैं वो भी निभाने होते हैं। काश आपको किसी ने ये भी सिखाया होता। चोट करने वाले अंदाज में कहते मुकाबले से झटके से अपना बाजू छुड़वा गई थी वो। यहाँ बीवी बेटी बहू के कोई हुकूक नहीं होते। हवेली में रही हो ना तुम, इतना तो जान गई होगी। इसीलिए माय डियर वाइफ, आप ही क्यों नहीं सिखा देती? वो अभी मुंह बसोर कर उसके पास से गुजर जाने ही लगी थी कि मुकाबिल ने उसका बाजू फिर पकड़ा, मगर इस बार अंदाज़ा गुस्से वाला ना था। अगले ही लम्हे उसने झटके से वापस अपने रूबरू खड़ा किया। उसका चश्मा जो बेड पर फेंकने के सबब गिर गया था, उसे दूसरे हाथ से उठाकर उसकी आंखों पर लगाते नरमी से मोहब्बत के जाल में फेंकते हुए कहा था। इस लड़की की आंखों की कदूरत ने कहीं न कहीं शामिर के दिल को डर में मुब्तला कर दिया था। नहीं जानता क्यों, मगर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन महसूस हो चुका था उसे अगर ज़्यादा दिन ऐसे ही चलता रहा तो थाम के रखना नहीं सकेगा। कहते हैं मर्द के दिल में 99 खाने होते हैं और हर खाने में एक लड़की होती है। काफ़ी बड़ा दिल है मर्द का, किसी को मायूस नहीं करता। लेकिन ये भी एक सच है, 99 एक तरफ और बीवी एक तरफ, और जो ये एक तरफ है वो बड़ा ख़ास है, क्योंकि मर्द 99 छोड़ देता है, अपनी बीवी नहीं छोड़ता। हवेली में गर्लफ्रेंड के हुकूक भी नहीं हैं, लेकिन वो तो बिन सिखाए भी आपको आते हैं मिस्टर शाहमीर बख्श। उसके चश्मा पहनाना जहर लगा था उस लम्हे, क्योंकि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था मरियम के नज़दीक। वो अलग बात है, बंदे की नीयत साफ़ थी। हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहते शाहमीर बगौर उसका चेहरा देखने लगा था। मिस चश्मिश जलो मत, वो खासा इतराकर मुस्कुराते हुए कहता अलमारी की जानिब बढ़ गया था। मरियम उलझ कर उसके पुष्ट तकने लगी। कौन चल रहा है यहाँ? कपड़े लेकर लौटा तो मरियम रास्ता रोकते हुए आईब्रो झुकाकर पूछने लगी थी। तुम जल रही हो चश्मिश, और कौन?
मुकाबिल उसे रास्ते में खड़ा देख अपने हाथ में कपड़े पकड़े कंधे पर डालकर फौरन उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाया था। उस दिलनशीन लड़की ने चौंक कर गर्दन पीछे की जानिब करी। वो लड़का उसके चेहरे को बकौर छोटी आंखें करके देख हल्का सा मुस्कुराकर पूरा एतमाद लहजे में बोला था। उस हसीन लड़के की अचानक नज़दीकी किसी का भी दिल धड़का दे। मरियम का भी धड़कने लगा था। न जाने क्यों कमरे का टेम्परेचर गर्म होता हुआ महसूस हुआ। एसी तो काम कर रहा था, फिर अचानक गर्मी क्यों लगने लगी थी? मैं क्यों जलने लगी भला? वो फ़ौरन ही अपना एतमाद बाहर करती अकड़ कर बोलने की कोशिश करने लगी थी। वो अलग बात है कि मुकाबिल ने उसकी सुराहीदार गर्दन को सुर्ख पड़ते देखा था। जिंदगी में पहली बार किसी की गर्दन ने उसकी तवज्जो यूँ खींची थी। शिद्दत से दिल मचला था सीने में, क्योंकि वो मौजू भूल गया था कि क्या बात कर रहा था उससे। ये पहली बार हो रहा था उसके साथ कि बात करते करते बात भूल गया। ऐसे क्या देख रहे हो? खाओगे क्या? शामिर उसे देखने में इतना महू था कि उसकी निगाहें कब बदली उसे खुद खबर ही नहीं हुई थी। उसकी खूबसूरत गहरी आंखों ने मरियम को नर्वस कर दिया था। एक तो नज़दीकी, ऊपर से गजब ठाती इन हसीन नौजवान की गहरी बोलती आंखें। वो अपने दिल को बेकाबू होता पा रही थी। पूरा जिस्म जैसे सुलगने लगा हो। मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसकी नज़रों को खुद पर, इसीलिए गले में थूक निकलते हड़बड़ाहट के साथ गोया हुई, आज से कॉलर वाले गले पहनना तुम, वरना मुझसे शिकवा न करना कि वार्न नहीं किया। उसके टोकते ही मुकाबिल ने फ़ौरन सर झटका। शहादत व अंगूठे की उंगली से अपनी नाक की चोंच मसली। फिर एक दो लम्हे बाद उसकी आंखों पर लगे चश्मे में अपना अक्स देख आहिस्ते से वार्न करता कपड़े चेंज करने जाने लगा था। हाँ, और ऐसा क्यों? वो नासमझी से फ़ौरन पलटकर उसकी पुश्त तकते पूछने लगी थी। तारीफ़ सुनने का ज़्यादा शौक़ आ रहा है मेरे मुँह से अपनी? उसने मुड़कर मरियम के जानिब देख प्लेफुल अंदाज में आइब्रोज कर इस्तफसार किया था। अगर ऐसा है तो बता दो, बंदा फ्री है। अच्छा है, चेंज करने की ज़हमत से बच जाऊंगा। वो ये कहता हुआ वापस उसके जानिब आ रहा था। उसकी आंखों में शोखी मचल रही थी, जिसे देख मरियम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रुक गया था। उसे करीब आता देख वो पीछे कदम लेने लगी। वो जितनी दूरी बढ़ाती शामिर उतने ही नज़दीकी बढ़ाता, हत्ता कि उसकी कमर दीवार से टकराई। फिर साथ ही गुसल करके फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे। मरियम के गाल मुकम्मल सुर्ख पड़ चुके थे। मुकाबिल खासा महसूस हो रहा था उसकी हालत देख। सेटिस्फैक्शन था कि असर तो होती है उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी मरियम पर। फिर आहिस्ते से उसके कान के पास मुँह लाकर जुमाइने अंदाज में शौकी भरे लहजे के साथ सरगोशी की थी। अगले ही लम्हे मारे शौक के मरियम की आंखें बड़ी हुई। मुकाबिल फातिहाना अंदाज में हल्का सा मुस्कुराया तो उसने नज़रें फ़ौरन झुका ली थी। उसका जुमला मरियम को पानी पानी कर देने के लिए काफ़ी था। अच्छा, वैसे कोई पसंद है तुम्हें? उसके अचानक सवाल पर मरियम चौंक कर उसे देखने लगी। वो ऐसा क्यों पूछ रहा था? शामिर को समझ पाना आसान नहीं था उसके लिए। लम्हे में बदल जाता था वो। अगर कहूँ हाँ तो? मरियम अकड़ कर इस्तफसार करने लगी थी। वो सिर्फ देखना चाहती थी कि मुकाबिल क्या जवाब देता है। पहले कहो फिर देखते हैं, तहम्मुल से जवाब दिया। कोई गर्म मिजाजी नहीं थी इसके लहजे में ये जवाब देते वक्त। उसका लहजा इतना ठंडा था कि मरियम को महसूस हुआ कि उसने फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई। अगले ही लम्हे जैसे वो खुद पर हंस दी। उसने सोचा भी कैसे कि शामिर को फ़र्क पड़ सकता है, उस शख्स को जो पहली रात के बाद ही उसे छोड़कर चला गया था। फिर ख्याल आया मुकाबिल कुंवारा खूबसूरत है, जबकि वो एक बेवा बच्चे की माँ रह चुकी है। यकीनन उससे अब जान छुड़ाना चाहता है। इसे किसी और से सेटल करने की सोच रहा है ताकि अपने सर से ये बोझ उतार सके। वो शदीद रंजीदा हुई उस ख्याल के आते ही। नाम का ही सही आखिर शौहर तो था उसका। 2 साल पुराना निकाह था उनका। माना शामिर ने उसे कभी याद नहीं किया होगा, मगर उसने तो किया था ना। नहीं है, उसकी गहरी बोलती आंखों में आंखें डाल साफ गोई से जवाब दिया और फिर नज़र झुका ली थी। कुछ था उसकी आंखों में, क्या वो नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसा कि वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख सकी थी। गुड, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता किसी और को पसंद करने की। तुम पर लाजिम है मरियम फ़हीम बख्श चौधरी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करना। अगले ही पल वो उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊंची कर उसे नरमी से चूमकर मुकाबिल के सांस को मुकम्मल रोकते भर्राई हुई आवाज़ में हुक्मखाना अंदाज में एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर जताकर बोला था। मरियम मदबूत होकर उसको देखती रह गई थी इस अचानक अमल पर। उसका चेहरा जलने लगा था, कानों से मानो धुआं निकल रहा था। मुकाबिल बड़ी फुर्सत से उसकी गैर होती हालत को महसूस होकर देखता रहा था। उसकी आंखों की तपिश वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। लग रहा था आज जान ही निकाल देगा वो सितमगर अपनी कुर्बत से। वो शर्मीली सी लड़की अपने बाल कान के पीछे कर नीचे फर्श को देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो उसमें। अचानक उससे हालत पर जैसे तरस आया हो। वो आहिस्ते से एक कदम पीछे हुआ, फिर पलटकर जाने लगा। अगर मेरा जवाब हाँ होता तो क्या करती?
मरियम चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी ये सवाल करने से। तो मैं उसे जान से मार देता। मरियम की जानिब पलट कर उसे वजिया नौजवान ने इतना सख्त जुमला इतने पुरसुकून अंदाज में अदा किया जैसे मौसम की बात कर रहा हो। मरियम उसे देखते रह गई थी। उसका लहजा जितना नर्म व नॉर्मल था, आंखें उतनी ही गहरी व डार्क। मरियम को महसूस हुआ वो सिर्फ कह नहीं रहा, वो वाकई मार देता। किसी के रोने की आवाज़ ने उसकी आंखों को गहरी नींद से जागने पर मजबूर किया था। उसने हल्का सा कंबल मुंह से हटाकर आने वाली आवाज़ों के समेत देखा। वो अमन था, जो बच्चों की तरह हिचके ले लेकर रो रहा था। उसकी सफ़ेद बर्फ से गालों पर आंसुओं की लड़ियाँ अलग ही नुमायाँ थीं। उसकी नाक मुकम्मल सुर्ख थी, होठ लरस रहे थे। जूनी बेयकीनी से देखने लगी। न जाने ऐसा क्या मांग रहा था दुआ में कि आंसू रुक ही नहीं रहे थे उसके। हर चीज़ तो थी उस शहजादी के पास, फिर उसे ऐसे क्या चाहिए था जिसके लिए इतना रो रहा था। जूनी यही सोच तजस्सुस में मुब्तला हुई थी। वो रो रो कर मांगता रहा, हत्ता कि सजदे में चला गया। जूनी ने देखा अपनी दुआ से फारिग होकर वो उसी की जानिब आ रहा है तो तेज़ी से हल्की सी गर्दन मोड़कर आंखें मीच गई थी। दानिस्तन तौर पर खर्राटे लेना शुरू कर दिया था। वो वजाहत से मालामाल नौजवान करीब आया हुआ महसूस हो गया था उसे। फिर अचानक अमन ने उसके चेहरे पर फूंका। वो दम करने आया था। फ़ी अमान अल्लाह। उसके खूबसूरत व ज़ख्मी चेहरे को देख आहिस्ते से गोया हुआ था। जूनी ने उसके अल्फाज सुने। वो दम करके कमरे से चला गया था। जूनी तेज़ी से उठकर बैठी थी। क्या वाकई उसने उसके करीब आने की कोशिश तक नहीं की पूरी रात? उल्टा उसे अल्लाह के अमान में देकर गया है सुबह होते ही। क्या मतलब था उसका? क्या वो बदला नहीं ले रहा उसे अपनी कनीज़ बनाकर? क्या अभी भी वो कुछ मोहब्बत बाकी है उसके दिल में, जिसके एहतराम में करीब नहीं आ रहा? लेकिन अगर ऐसा होता तो अपनी कनीज़ बनाता ही क्यों? पूरी हवेली के लोग उसे अब किस निगाह से देखेंगे? क्या वो ये नहीं जानता? ख़ास तौर पर फ़ाइज़ रानी जैसे मर्द। वो यही सोचते हुए उलझे जहन के साथ वापस लेट गई थी। इल्म ही नहीं हुआ कि कब वो दोबारा आँख लग गई। आँख खुली तो बाहर से शोर की आवाज़ें कानों के समा से टकरा रही थीं। उसने घड़ी पर नज़रें की तो 2 बज रहे थे। वो यूं ही उठकर बाहर आई तो देखा अमन लोहे का दरवाज़ा लगवा रहा है अपने कमरे के दरवाजे के आगे। वो ताज्जुब में मुब्तला हुई। कुछ लम्हे वो यूं ही खड़ी काम होता देखती रही थी, फिर वापस मरे कदमों लेती अंदर के आकर बेड पर बेजान होकर गिर गई थी। तो मुड़ गई। अमन की अचानक खनकदार आवाज़ पर वो तेज़ी से सीधी होकर बैठी थी। नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लग रही है, उसने अपनी दराज से इंची टेप निकालते हुए कहा था। जूनी बस खामोशी से अपने हाथों में देखती रही। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। जू, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो अपनी बात पर जोर देने से लगा, उसके जानिब मुतवज्जा होकर, मगर जवाब में अब भी खामोशी थी। चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर साथ मिलकर गार्डन में चलेंगे, मुझे वैसे भी वहाँ पौधे लगाने हैं, उसने बड़ी मोहब्बत से कहा था। वो अब भी चुप रही। जूनी की खामोशी उसके दिल को रंजीदा कर रही थी। उसने एक गहरा सांस भरा। जूनी ने अपने और उसके दरमियान एक अजनबियत की दीवार बना ली थी जिसे वो महसूस कर सकता था। जवाब देने पर मज़ीद फोर्स नहीं किया उसने, बस होठ भींचकर रंजीदगी से उसे तकता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लेकर लौटा था। अभी तक मुंह नहीं धोया? उसे अपनी जगह मजमन बैठा देख वो मुस्कुराकर पूछने लगा था। उसने ट्रे बेड पर रख दी। जू, जाकर मुंह हाथ धो। अमन उसके करीब बैठकर उसके नज़दीक हाथों को पकड़ने लगा, नाजुक हाथों को पकड़ने लगा जिनसे वो काफ़ी देर से नज़रें नहीं हटा रही थी, मगर अभी वो पकड़ पाता। इससे कबर जूनी फुर्ती से उन्हें अपने कमर के पीछे कर गई। उसने ये अमल इतनी हड़बड़ाहट व फुर्ती से साथ किया था कि मुकाबिल तकता ही रह गया। उस लम्हे पहली बार एहसास हुआ कि वो लड़की डर रही है उससे। ऐसा कैसे मुमकिन था कि जू अपने काले बिल्ले से डरे? उसे यकीन न आया। दिल में शदीद किस्म के दर्द की लहर उठी थी। एक बार उसने कहा था, दुनिया गम देगी तो बर्दाश्त कर लेगी, वो देगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और ये सच था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अमन का उसे अपने कनीज़ बनाना। उसके नज़दीक अमन ने उसे उसकी मोहब्बत को रोंदा है अपने पाँव तले, क्योंकि गलती उसकी थी, इसीलिए वो शिकवा भी नहीं कर सकती थी। कुछ लम्हे बस वो यूं ही उसे तकता रहा, फिर सर झुकाकर अपनी पेशानी मसलते हुए बगैर उसके जानिब देख कहा। वो भी उसे उठकर चल दी जैसे हुक्म के ताबा बैठी हो। वो इस कदर खामोश रहने लगी थी कि कमरे में मौजूद है या नहीं पता ही नहीं चलता था। 2 दिन गुजर गए मगर उस लड़की ने कोई बात ना की। अमन को वो करीब होकर भी बहुत दूर लगने लगी थी। क्या ज़मीन को बैठे बैठे घूरती रहती हो? ख़जाना नहीं निकल आएगा इसमें से? चलो मेरे साथ, गार्डन में पौधे लगाते हैं। वो एक हुक्म पर चलने वाली गुड़िया बन गई थी। अमन उदासी से मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। वो वाकिफ़ था, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आ जाएगी खुद ही पीछे। और ऐसा ही हुआ। वो हसीन नौजवान गार्डन में पहुंचा तो जूनी उसके पीछे पीछे मरे कदम भरती हुई आ गई थी। वो पौधे लगाने लगा। धूप में उसके सफ़ेद रंग मज़ीद चमक रहा था। इतनी शदीद गर्मी में उसे ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। वो किसी मुलाजिम से कहता तो भी ये काम हो जाता, मगर उसे अपने गार्डन को अपने हाथों से सजाने का शौक़ था।
शदीद गर्मी में पसीनों से शराबोर होते हुए वो अपने काम में मगन रहा और जूनी उसके स्टडी के फर्श पर बैठकर उसे तकती रही। उसकी कमर पर स्टडी रूम में चलने वाली एसी की ठंडक लग रही थी। अमन ने ही कहा था उसे वहाँ बैठने के लिए ताकि उसे लू ना लग जाए। कभी कभार इंसान अपने गलत फैसलों पर बड़ा पछताता है। उस लड़की का भी यही हाल था। वो जितना अमन को देखती थी उतना ही पछतावे में मुब्तला होती थी कि निकाह क्यों ना किया। अगर उस दिन निकाह कर लिया होता तो आज उसकी यूं कनीज बनकर ना बैठी होती। वो खूबरू नौजवान अपने काम में इतना मगन था कि उसे महसूस ही ना हुआ कि कोई उसे बड़ी हसरत से तक रहा है। इतनी हसरत कि वो जान ले तो शायद पागल ही हो जाए खुशी से। अचानक उसने जूनी को देखने के लिए नज़रें उठाईं तो उसे खुद को ही देखते हुए पाया था। दोनों की नज़रें मिली। एक लम्हे देखने के बाद जूनी नज़रें फेर गई थी। ताड़ सकती हो तुम मुझे कोई मसला नहीं है, वो हल्के से कंधे झुकाकर लापरवाही से बोला था। आज छी। अगले ही लम्हे उसे छींकें आना शुरू हो गई थी। बचपन में जब उसे नज़र लगती थी तो उसे यूं ही चीखने आना शुरू हो जाती थी। उसके चीखना शुरू करते ही जूनी को समझ आ गया था कि उसे नज़र लग गई है। नज़र तो लगनी ही थी। किसने कहा था काला कुर्ता पहनकर धूप में आए? क्या वो नहीं जानता कि वो कितना खूबसूरत है? अब भला कोई कैसे उस पर से नज़रें हटाए? वो तो फिर आशिका ठहरी। नज़र भरकर देखना तो हक था उसका, वो अलग बात है। जितना भी देख ले दिल नहीं भरता था। जूनी ने कुछ ना कहा, बस उठकर अंदर की जानिब चल दी। वो बेचारा चीखते चीखते हाथ धोने लगा। अभी हाथ धोकर मुड़ा ही था कि सामने वो जख्मी होठों वाली खड़ी नजर आई। वो फिर ज़ोरदार चीखा। जूनी को अच्छे से याद था कि दादी उसकी नज़र उतारती हैं तब जाके उसकी चीखें बंद होती हैं, इसीलिए वो अपने साथ लाल मिर्च लेकर आई थी। दुपट्टा सर पर तमीज़ से ओढ़े जब उस लड़की की नज़र उतारना शुरू की तो अमन बेसाख्ता ही उसे दीवानवार तकने लगा था। जूनी ज़िंदगी में पहली बार किसी की नज़र उतार रही थी। उसने कुरानी आयत व चारों कुल पढ़कर अमन पर दम किया तो अमन उसे हैरत से देखने लगा। वो नज़र उतार कर लाल मिर्चें हाथ में लिए वहाँ से चली गई थी ताकि नूरी को उन्हें दे दे कि वो जलवा दे। आफिया की तरह जूनी को भी कमरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता था अमन। बीबी जी, एक ज़रूरी बात बतानी है आपको। वो नूरी को मिर्चें देने आई तो नूरी फ़ौरन ही राज़ाना अंदाज में आहिस्ता से सरगोशी करने लगी थी। उसने कोई जवाब ना दिया तो नूरी खुद ही बोलना शुरू हो गई। ये लोग अमन बाबा की शादी करवा रहे हैं। कल बड़ी बीबी जी की बहन के घर वाले हवेली आएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी बड़ी पोती महरुन्निसा भला की खूबसूरत है। बस इतना सुनना था कि जूनी को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। आप जल्द से जल्द कुछ करें वरना आपको ये लोग अमन बाबा की शादी होते ही और कनीज़ की तरह सर्वेंट क्वार्टर में डलवा देंगे। बल्कि सच बताऊं, ये सब रानी बीबी का खुराफाती दिमाग है। आपकी जायदाद तो उन्हें मिल ही गई है अमन बाबा की कनीज़ बनते ही। अब आप उनके किस काम की नहीं? आप उनका बेटा ना ले उड़े इसीलिए शादी करा रही हैं उनकी। वो फिर पीछे की जानिब देखने लगी कि कोई आ तो नहीं रहा। आपको तो पता है ना सर्वेंट क्वार्टर में क्या होता है कनीज़ों के साथ। जिस भी कुत्ते का दिल करता है घुस आता है कमरे में सज़ा देने के नाम पर। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपको वहाँ जाएं। नूरी ये सब बताते हुए बहुत खौफज़दा नज़र आ रही थी। वो जानती थी अगर किसी को कानो कान ये खबर हुई कि उसने जूनी को ये बात बताई है तो उसकी शामत आ जानी है। मगर जूनी से उसका दिली लगाव था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। वो नहीं जानती थी कि जूनी के साथ भी वो सब हो जो और कनीज़ों के साथ होता है। क्या करूँ मैं? इतने दिनों में ये पहला जुमला था जो उसके मुँह से अदा हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से। नूरी उसका सवाल सुन हैरत से उसे तकने लगी थी। वो शैतान की नानी थी नूरी की नज़र में। एक से बढ़कर एक प्लान होता था उसके पास हर मुसीबत से निपटने के लिए, और आज वो उस अनपढ़ जाहिल से पूछ रही थी कि क्या करे वो। क्या हाल कर दिया है उन जालिमों ने उस चुलबुली से शरारती सी लड़की का। नूरी को शदीद सदमा पहुंचा उसकी हालत देखकर। वो तो ये सोचकर बताने आई थी कि जूनी खुद ही निमट लेगी। मैं क्या बताऊं? पहले तो वो खुद ही उलझ खड़ी थी, फिर कुछ सोचने के बाद, हाँ एक काम करें, आप हामिला हो जाएं जैसे कनीज़ बानो हुई थी। उसके हामिला होने की वजह से उसे कभी भी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजा गया। दूसरी कनीज़ों की तरह वो हवेली में रहती है अभी तक। किसी मर्द की मजाल नहीं है कि उसे छुए क्योंकि वो एहसन बख्श के बच्चे की माँ है। कनीज़ तो बना ही दिया है उन लोगों ने आपको। क्या जाएगा अगर बच्चा पैदा कर लेंगे आप। यकीन माने बहुत से कुत्तों से बच जाएंगी एक बच्चा पैदा करके। उसके अलावा तो मुझे और कोई रास्ता नहीं पता, क्योंकि जब जब हवेली में बहू आई है कनीज़ों को सर्वेंट क्वार्टर ही जाना पड़ा है। कनीज़ बानो एक माँ की हामिला थी जब एहसन बख्श की शादी हुई। एहसन बख्श अपनी औलाद चाहता था उससे, इसीलिए उसे सर्वेंट क्वार्टर नहीं भेजा बल्कि हवेली में ही सबसे लड़कर एक कमरा दिलवा दिया। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि शमीम का पाँव भी शादी के फ़ौरन बाद ही भारी हो गया था। शामिर 7 माह में ही दुनिया में आ गया था। यही वजह थी कि शामिर शहरोज़ से बड़ा था। शहरोज़ के पैदा हो जाने के बाद भी कनीज़ बानो को कभी भी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजा गया। जूनी सुन जहन के साथ नूरी को तक रही थी।
किस मुसीबत में फंसा लिया था उसने खुद को? क्या अमन जानता है इस बारे में? नूरी ने उसकी आवाज़ में शदीद कर्ब महसूस किया था। मुझे नहीं पता, मगर जानते ही होंगे, उसने अंदाज़न कहा था। तो जोनी के दिल को धचका सा लगा। उसने अपने होठों को इतनी ज़ोर से चबाया कि ज़ख्मी होठों से खून की सुर्ख कतरे छलकने लगे थे। बीबी जी, आपके होठे से खून निकल रहा है। नूरी उसके होठों को खून निकलता देख तेज़ी से फिक्रमंद होकर बोली थी। ये? उसने अपने अंगूठे से बेदर्जी से साफ कर रंजीता से मुस्कुराकर अपने अंगूठे पर लगे खून को देखते कहा था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो नज़र नहीं आ रहा मगर मेरे दिल से मुसलसल बह रहा है। तुम्हें अपने बाप की जायदाद में हिस्सा चाहिए ना? शामिर के अचानक सवाल पर मरियम उसे उलझकर देखने लगी थी। उसे सोते वक्त अचानक ये टॉपिक क्यों याद आता था? हाँ तो तुम्हें वकील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर लड़े तो ये लोग तुम्हें हिस्सा नहीं देने वाले। इस खूबसूरत नौजवान ने अपना हाथ तकिए पर टिकाकर हाथ के प्याले में अपना चेहरा रख मरियम की जानिब देखते हुए गंभीर लहजे में बोला था। मुझे पता है, वो ऐसी से बोली थी। तो तुम चाहो तो मुझे हायर कर सकती हो, मैं बहुत काबिल वकील हूँ। खासा पुरएतमादी से ऑफ़र दी थी। वकील? जहाँ तक मुझे याद है तुम अभी तक स्टूडेंट हो, वो भी बैक बेंचर, जिसे कुछ भी नहीं पता होता क्लास में चल क्या रहा है, जो सीढ़ियों पर अपनी ही जन्नत बनाए बैठा होता है। वो तंजिया मुस्कान चेहरे पर सजाए दांत पीसते हुए बोली थी। उसकी याद दहानी कराने लगी थी, जिसके मरियम के नज़दीक उसे सख्त ज़रूरत थी। उसका आखिरी जुमला सुन शामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। ओह, तो कोई जला था उस लम्हे। मुकाबिल ने तेज़ी से जिक्र किया था। तुम और तुम्हारी खुशफहमियाँ, वो बेजारियत से कहती आहिस्ते से तकिया बीच में हाइल कर गई थी। वैसे मैं सीरियस हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है मेरे ख़ानदान में अदालतें नहीं चलती। वो सीधा होकर बैठते हुए उसके जानिब देख संजीदगी से गोया हुआ था, साथ साथ निगाहें दरमियान में हाइल तकिए पर डाली थी। तुम अकेले उनके अंधे कानून से नहीं लड़ सकती। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मदद मांगूंगी और तुम हाँ कर दोगे और फिर मुझ जैसी कागज़ी बीवी के लिए अपने ख़ानदान से लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मज़ाक़ खेज़ अंदाज में कहती वो लेट गई थी। कागज़ी बीवी? पूरे जुमले में उसे इस काबिल सिर्फ एक काबिल एतराज़ लफ्ज़ यही लगा था। चश्मिश, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरा हक मारकर मुझे ही घुर्राती हो? शामिर के सख्त लहजे में कहते ही मरियम तेज़ी से उठकर बैठी थी। हक? कौन सा हक? वो आईब्रोज खाकर खासा बरहमी से पूछ रही थी। हमारे दरमियान अजनबियत की दीवार तुमने बनाई है मरियम, और ताने मुझे दे रही हो? वो भी उसी की तंज में गोया हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो कहा था कि अपनी पहली रात के दुल्हन को छोड़ जाओ हवेली में अकेले। उसका गुस्सा आंखों में उतर आया था। हाँ, छोड़कर गया था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें वक्त चाहिए। मेरी शक्ल रोज़ रोज़ देखोगी तो अपना बच्चा याद करके रोती रहोगी। वो उस दिलनशीन के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर एक एक लफ्ज़ जताते हुए कहने लगा था। वाओ, तो अब तुम ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि ये सब तुमने मेरे लिए ही किया है? मुकाबिल उसके मुंह पर चीखी। ऐसा ही है। वो बेबसी से हल्का सा मुस्कुराकर अपनी बात पर खासा जोर देते हुए बोला था। शामिर बख्श चौधरी ज़िंदगी में पहली बार किसी की खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, इसमें भी नाकाम हुआ। वो कैसे अपनी हालत पर ना हंसता? वो सो रही थी जब उसका सेल रिंग हुआ। फ़ोन देखना यार अपना, तेरा भाई होगा। अंबर जो उसके बराबर में लेटी सो रही थी, नींद में उसका चेहरा थपथपाते हुए बोली थी। आफिया ने बामुश्किल आंखें खोल सेल अपने कान से लगाया। हेलो हेलो। सेल मुसलसल रिंग होने की आवाज़ आती रही जबकि वो हेलो हेलो कर रही थी। ये फ़ोन बंद क्यों नहीं हो रहा? मैं हेलो हेलो तो कर रही हूँ। वो नींद में रोतू सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई थी, फिर हाथ में पकड़ा सेल पकड़कर वापस आंखें मूंद गई थी। सेल मुसलसल रिंग होता रहा। खामोश कमरे में रिंग की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लम्हों बाद आफिया का दिमाग काम किया और तेज़ी से उठकर बैठी। वो शहरोज़ का दिया सेल था जो मुसलसल बज रहा था। शहरोज़ मॉल वाली मुलाकात के बाद फिर कभी नहीं मिला था और ना ही उसने कॉल की, जिस वजह से आफिया तो उसे भूल ही बैठी थी। उसने फुर्ती से उठकर अपने कॉलेज के बैग से शहरोज़ का दिया सेल निकाला। सेल के स्क्रीन पर मैसेज आया हुआ था। मैं शहरोज़, कॉल रिसीव करो आफिया। ये मुझे इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? वो परेशान होकर अपना सर पकड़ने लगी थी। स्क्रीन क्या देख रही हो? कॉल उठाओ ना यार, नींद ख़राब हो रही है मेरी। अमर नींद में उठकर झुंझलाकर कहने लगी थी। शहरोज़ के अचानक कॉल ने उसे घबराहट में मुब्तला कर दिया था। उसने डरते डरते कॉल रिसीव की और सेल कान से लगाया था। हेलो। दूसरी जानिब खामोशी थी, जिसे सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए ही फ़ोन किया हो। हेलो शहरोज़। उसने फिर मुखातिब किया। दूसरी जानिब फिर खामोशी थी। हेलो। तीसरी बार जब उसने हेलो कहा तो शहरोज़ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके नज़दीक इब्राहिम बख्श ने सिर्फ उसका पत्ता साफ़ किया था, जहेज़ ना देने की शर्त रखकर। मुझसे शादी करोगी? उसके अचानक सवाल ने आफिया को शॉक में मुब्तला कर दिया था। कहाँ कुछ नहीं कह रहा था और कहाँ ऐसा बोला कि हिला के ही रख दिया। शादी? वो बेयकीनी से दोबारा बड़बड़ाई थी। हाँ,
मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, करोगी ना? उसे पूरा यकीन था कि इस एक ना एक दिन जूनी ने पकड़ने जाना है, इसीलिए वो उम्मीद नहीं हारा था। यही वजह थी कि उसने मॉल में आफिया से मिलने के बाद दोबारा उससे रब्ता ना किया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जूनी से मंगनी पर ज़रा भी आँच आए, क्योंकि मंगनी के रहते ही वो जूनी का हकदार था और उसके हिस्से की जायदाद का भी। चूँकि अब वो अमन की कनीज़ बन चुकी थी, इसीलिए तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई थी। उसे आज समझ आ गया था कि वो हवेली में उसके लिए कभी सगी नहीं हो सकती। उसने सोच लिया था वो अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, मगर वो अकेले नहीं जाना चाहता था। वो अपनी मोहब्बत को अपने साथ ले जाना चाहता था, एक मुक़द्दस रिश्ते में बांधकर। मैं शादी कैसे कर सकती हूँ तुमसे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, वो लड़की तेज़ी से बोली थी। बस करो यार, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो अब। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ हवेली में क्या कुछ हुआ है कि तुम यकीन करोगी मैं अगर कहूँ कि जब मैंने पहली बार तुम्हें हवेली के दरवाजे पर देखा था तो मुझे तब ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। खाना खाने तो मैं सिर्फ तुम्हें करीब से देखने के लिए गया था। तुम फैज़ बख्श और अमन का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उल्टा तुमसे मोहब्बत की। और यकीन करो मेरी मोहब्बत ये जानने के बाद भी कम नहीं हुई कि फैज़ बख्श ने तुम्हारा रेप किया है और तुम्हें मारने की कोशिश की है। उसके आखिरी का जुमला आफिया के दिमाग की रगें हिला गया था। अचानक ही उसके हाथ से सैल गिर गया। छोड़े मुझे, छोड़े, अल्लाह का वास्ता छोड़ दें मुझे। अमन, अमन बचाओ, कोई बचाओ, अमन कोई है? वो पागलों की तरह चीखने लगी थी। उसकी चीखें सुन अंबर डर कर उठी थी। वो सोफे पर सो रहा था जब उसका सेल रिंग हुआ। उसने नींद में ही सेल उठाकर कान से लगाया था। हेलो हेलो अमन भाई, आफिया की तबीयत ख़राब हो गई है। अंबर की बात सुनते ही उसके कान खड़े हुए थे। वो तेज़ी से उठकर बैठा था। क्या हुआ उसे? वो फिक्रमंद होकर, मुझे नहीं पता, किसी से बात कर रही थी वो फ़ोन पर, और फिर अचानक चीखने लगी कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। फिर चीखते चीखते बेहोश हो गई है। मैं और अम्मी उसे अस्पताल लेकर आए हैं इमरजेंसी में। ठीक है, तुम उसके पास ही रहना, मैं आ रहा हूँ। वो ये कहकर तेज़ी से उठा था। वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसने बेडरूम का दरवाज़ा तक नॉक न किया और अंदर चला दाखिल हो गया था। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी थीं। जूनी फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसके हाथ से खून बह रहा था, इस कदर खून कि पूरा फर्श सफ़ेद से सुर्ख हो चुका था। उस बुलेरी आंखों वाली गुड़िया ने अपनी नस काट ली थी। दोनों तरफ से फंस गया बेचारा। खुद को हवेली के कुत्तों से बचाने के लिए एक नई ज़िंदगी को हराम के फैल से दुनिया में लाने की कहीं बेहतर उसे मौत लगी थी। उसने कहा था दुनिया तकलीफ़ देगी तो सह लेगी, वो तकलीफ़ देगा तो नहीं सह सकेगी। अमन जैसे आफिया के साथ रहा वैसे ही उसके साथ रह रहा था। करीब जाने की तो कोशिश न की, हद तक कि खुद लॉन्च में सोफे पर सो रहा था और उसे पूरा बेडरूम दे दिया था उसने अपना। मगर वो नहीं समझ सका आफिया व जूनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आफिया जब उसकी कनीज़ बनी तो ना तो उसे जानती थी और ना ही उससे कोई उम्मीदें वाबस्ता की थी, जबकि जूनी उसकी मोहब्बत थी। अमन की शादी की खबर ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ थी। उसके आखिरी उम्मीदें बस उसी से वाबस्ता थीं, और जब ये उम्मीद टूटी तो वो दिल बदरश्ता होकर इस कदर दिल बदरश्ता कि उसने अपनी जान अपने हाथों से ही ले ली थी। वो हार गई थी, वो चुलबुली गुड़िया हार गई थी। वो अपने हवास से बागता होकर चीखा था। अमन कुछ लम्हों तो साकत रहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुक गया हो। जूनी के वजूद को खून आलूद देख उसका दिल कितना ज़ोर से तड़पा था कि उसको बेसाख्ता ही चीखें कमरे में गूंजने लगी थी। जू उठो, जू उठो, आंखें खोलो। अगले ही लम्हे मुश्किल खुद को संभालते वो दराज की जानिब दौड़ा। तेज़ी से पट्टी लाकर उसकी कलाई पर बांधकर खून रोका था। तो मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती जुनैशा बख्श। वो एक जुनून के साथ उस लड़की के सफ़ेद चेहरे को तकते हुए गोया हुआ था। वो उसे बाहों में भर कर बाहर की जानिब भागा। उसका दिल किरची किरची हो गया था जूनी की ये हालत देख। गाड़ी निकालो जल्दी। ड्राइवर ने एक बार जूनी की हालत गैर को देखा और फिर तेज़ी से गाड़ी निकालने लगा। जू आंखें खोलो प्लीज़। वो तेज़ी से उसे गाड़ी में लेकर बैक सीट पर बैठा था। पूरे रास्ते उसने जूनी के नाजुक वजूद को अपने सीने से लगाए रखा जैसे उसकी जान बसी हो इसमें। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो अमन ने चीख कर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। उसे हॉस्पिटल के बेड पर लिटाकर खड़ी क्या हो, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। वो नर्स पर दहाड़ा था। नर्स फ़ौरन ही डॉक्टर को बुलाने गई थी। जल्दी करो जल्दी। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। वो नहीं जानता था कब वो इतना बेसब्रा बना, लेकिन इस वक्त हर लम्हे उसे अपनी जान पर भारी होती हुई महसूस हो रहा था। इसे बचाएं डॉक्टर, जल्दी करें। डॉक्टर वार्ड में दाखिल होते ही वो तेज़ी से भारी होती सांसों के साथ बोला था, हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे, आप बाहर जाएं। बस डॉक्टर का जुर्म सुनना था कि उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। कोशिश नहीं चाहिए मुझे मेरी जू वापस चाहिए। अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा इस अस्पताल को, समझा? वो इस लम्हे कोई जुनूनी आदमी लग रहा था डॉक्टर को। कौन नहीं जानता था अमन बख्श चौधरी को, एक संजीदा सुलझे जहन का मालिक, निहायत तहम्मुल मिजाज कम को, मगर सामने खड़ा शख्स तो कोई और ही था।
आप बाहर जाएं चौधरी साहब, हमें हमारा काम करने दें। पेशेंट का इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है। तो शुरू करो ना, किसका इंतज़ार कर रहे हो बेवकूफ़। वो मज़ीद बिगड़ा था। आप बाहर जाएं तो हम शुरू करें, डॉक्टर ने डरते डरते कहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा। वो नहीं जाने वाला था छोड़कर, हरगिज़ नहीं। वो लड़की हमेशा पीछे से गायब हो जाती है। अमन बहुत डर गया था, डर कि कहीं इस बार हमेशा के लिए ही छोड़कर ना चली जाए वो। डॉक्टर नर्स एक दूसरे को कंफ्यूज होकर चेहरा देखने लगे, मगर अमन बख्श चौधरी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। शुरू करो। क्या शक्लें देख रहे हो? देख नहीं रहे कि इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है? वो फिर चीखा था तो डॉक्टर्स का चेहरा रोने वाला हुआ था। उन्होंने फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उसकी आँख खुली तो कुछ लम्हे तो उसका दिमाग काम ही नहीं किया था। क्या मैं जन्नत में आ गई? वो सुन जहन के साथ बड़बड़ाई थी। नहीं, सामने से सर्द आवाज़ आई थी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने खिड़की के पास दीवार से टेक लगाए वो हसीन नौजवान खड़ा नजर आया। उसकी निगाहें सर्द थीं, इस कदर सर्द कि जूनी ने कमरे में पंखा चलने के बावजूद अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती हुई महसूस हुई थी। अगले ही लम्हे उसका दिमाग काम किया। वो तेज़ी से उठकर बैठी। क्यों बचाया मुझे? वो शदीद बरहमी से पूछने लगी थी। उसकी बलेरी आंखें अचानक ही मुकाबिल पर आग बरसाने लगी थीं। और क्यों ना बचाता? मुकाबिल उससे भी ज़्यादा आग बबूला होकर जूनी के जानिब एक जुस्त में आकर आंखों में आंखें डाल दांत पीसते हुए इस्तफसार करने लगा। क्योंकि मुझे नहीं जीना, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। वो उसके सीने पर हाथ मारकर गुस्से से दूर धकेलती अपने हाथ में लगी ड्रिप बेदर्दी से निकालकर फेंक बेड से उतरते हुए बोली थी। जैसे ही उसने फर्श पर पाँव रखा, उसका पाँव कमज़ोरी के सबब जवाब दे गया था और अगले ही लम्हे वो फर्श पर गिरने लगी। मगर अभी वो गिरती इससे कबल ही किसी की बड़ी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। वो जूनी को गिरने से बचाने के चक्कर में बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि उसके सांसों की महक को महसूस कर सकता था। उस बिलेरी आंखों वाली हसीना के गर्म सांसें मुकाबिल के सीने को झुलसा रही थीं। जूनी ने नज़र उठाकर देखा तो वो हसीन नौजवान उसे ही तक रहा था। माना इन गहरी आंखों में बला का गुस्सा था, मगर शिकवा भी कम न था। तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है ऐसा मैंने तुम्हारा आखिर जू? क्यों मुझे सुकून से नहीं जीने देती तुम? उसका सबर जवाब दे गया था। जूनी का बाजू पकड़कर झंझोड़ वो इन बिलोरी आंखों में अपना अक्स देखते एक एक सवाल निहायत कर भरे लहजे में इस्तफसार कर रहा था। ना जाने कब से पूछना चाहता था उससे, क्यों इतना तंग करती है उसे? मैं तुम्हारी हर गलती बर्दाश्त कर सकता हूँ जुनैशा बख्श, मगर ये नहीं। उसकी आंखें जल रही थी ये जुमला अदा करते वक्त। बस करो अमन बख्श, थकते नहीं हो तुम दोगली पॉलिसी खेलते खेलते? एक तरफ मुझे अपनी आंखों से मोहब्बत की उम्मीदें देते हो और दूसरी जानिब मेरी ही पीठ में खंजर घोंपते हो। उस लड़की की आंखों में खून उतर आया था। अमन उसकी आंखों में झलकने वाले कदूरत देख साकत सा रह गया था। खंजर? वो जो नौजवान उलझ कर, हाँ खंजर। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती? हाँ अमन बख्श, माना मैं रोती नहीं हूँ तुम्हारी तरह, शिकवे नहीं करती, शिकायत नहीं करती, हर वक्त तुम्हारे धोखा का देने का रोना नहीं रोती, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ मत समझना कि मैं नहीं जानती कि तुम अपनी माँ से वादा किया था कि मुझे अपनी छोटी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरे हिस्से की जायदाद लेने का। ये समझने की भूल मत करना कि मुझे तुम्हारी नीयत नहीं पता थी जब तुमने अपनी जायदाद मेरे नाम की और छुप कर निकाह करने की जालबाजी करने लगे। हाँ बेवकूफ़ समझते थे मुझे। क्या समझते थे? दूध पीती बच्ची हूँ जिसे पहले अपनी जायदाद का हिस्सा दे दो लॉलीपॉप की तरह, और अगले ही दिन निकाह करने से न सिर्फ अपनी बल्कि मेरे हिस्से की जायदाद भी मालिक बनकर बैठ जाओगे। उसके अल्फाज न थे, जहर आलूद तीर थे जो अमन ने अपने सीने के आर पार होते हुए महसूस किए थे। उसके तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि वो तस्वुर का ऐसा इतना बुरा अक्स रूप देखती है, तस्वीर का इतना बरअक्स रूप देखती है। तुम मुझे क्या समझती हो जू? उसका दिल टूटा था, आंखें मुकम्मल सुर्ख पड़ गई थी। क्यों उसे कभी नज़र न आया वो इतनी बदगुमान रहती है उससे? बामुश्किल ही पूछ सका। सवाल करते वक्त लहजा बिखरा हुआ सा था। वही जो तुम हो अमन बख्श चौधरी, एक नंबर के दोगले आदमी। तुम्हें सिर्फ मेरी जायदाद चाहिए थी ना? पहले सिर्फ निकाह करके मिल सकती थी तो तुम निकाह से पीछे पड़े थे। फिर मुझे बेवकूफ़ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और तुम्हें मौका फराहम किया, और तुमने उस मौके का बिल्कुल वैसा ही फ़ायदा उठाया जैसे मुझे तुमसे तवक्कुत थी। जब मुझे दादी मार रही थी ना, तो मैंने एक बार भी दुआ नहीं की कि तुम वहाँ आओ। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती थी पहले से ही कि तुम अपनी औकात दिखाओगे, और तुमने दिखाई। तुमने शहरोज़ की तरह निकाह के लिए लड़ाई ना की, क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं थी ये मोहब्बत व निकाह का ड्रामा खेलने की तुम्हारे नज़दीक, जब तुम्हें कनीज़ बना कर भी जायदाद आराम से मिल रही थी। औकात का लफ्ज़ जैसे अमन के दिमाग को जाकर लगा था। इतनी नफ़रत, इतनी कदूरत। मैंने दादा से कहा था निकाह का, मगर वो नहीं माने। वो फ़ौरन ही अपनी सफाई देने लगा था।
उसके नर्म व बाजू पर गिरफ्त मजीद मजबूत हुई थी, इतनी मजबूत कि जूनी को लगा उसके बाजू ही तोड़ देगा। और मैं जानता था वो मानते भी नहीं। वो एक वक्त तुम्हें जान से मारने के लिए भी राजी हो जाते, मगर निकाह की इजाज़त ना देते। उनके नज़दीक तुमने बगावत की थी उनसे, उनकी हवेली व जायदाद बेचने की कोशिश करके। वो अभी बोल ही रहा था कि जूनी तेज़ी से बात काट गई थी। काश तुमने उन्हें मुझे जान से मारने दिया होता। क्यों मेरे बाप को रोका था तुमने? मुझे अपने बाप से दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि उस आदमी ने कभी मेरे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी मुझ पर होने वाले जुल्म को ना रोका। लेकिन कनीज़ बनने देने के लिए उस जैसे इब्लीस भी तैयार ना था किसी सूरत। फिर मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स कैसे हो गया? कैसे? उसने अमन से एक झटके में अपना बाजू छुड़ाया था और अगले ही पल उसके सीने पर हाथ मारते हुए बिपर कर पूछने लगी थी। वो पागलों की तरह चीख चीख कर सवाल कर रही थी, क्या सोचकर तुमने मुझे अपने कनीज़ बनाया? हाँ, क्या सोचकर? मेरे जिस्म को नोचोगे? या अभी वो सुर्ख होकर पूछ ही रही थी कि अमन के हल्क के बल दहाड़ा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम क्या समझती हो आखिर मैं कोई जानवर हूँ? इसका चेहरा गज़बनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। उसकी गर्दन चीखते वक्त खिंचाव जाहिर हो रही थी, दिमाग की नसें उभर कर अलग ही नुमाया थीं। उसे महसूस हुआ कि गुस्से की शिद्दत से उसका दिमाग के रगे फट जाएंगे आज। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी अगर तुम मुझ पर इस तरह चीखोगे? वो 1 इंच तक ना हिली थी अपनी जगह से, जबकि अमन उसकी जानिब इस कदर गज़बनाक होकर आया था कि लगा था कि थप्पड़ चीर फाड़ कर ही रख देगा उसे। वो दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर निडर लहजे में बोली थी। उस नौजवान ने कब कहा कि वो डराना चाहता है? क्यों वो उसके रिएक्शन का इतना गलत मतलब आखिज कर रही थी? मैं डराना चाहता भी नहीं था। मुकाबिल ने कोशिश की खुद को नॉर्मल करने की। वो नहीं चाहता था कि बात मज़ीद बिगड़े। पहले ही वो अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। नहीं सॉरी, उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। बिलाशुबा उस लड़की में उसकी जान बसती थी। हाँ, तुम डरा सकते भी नहीं हो, समझे? वो खासा कदूरत से तकते तेज़ी से होठ के किनारों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए भी न्याज़ी व लापरवाही से गोया हुई थी। इन आंखों में झलकती कदूरत से मुकाबिल नावाकिफ़ नहीं था। उसे याद है अक्सर बातों ही बातों में वो रंग बदल लेती थी आंखों का। बस आज उन रंगों को उसे नुमाया कर दिया था, और अच्छा ही हुआ कर दिया। कम अज़ कम उसे इल्म तो हुआ कि वो आज तक किस मुकाम पर खड़ा है उसके दिल में। तो वो निकाह का प्रपोज़ल, वो मीठी बातें, वो सब क्या था? अमन नासमझी से पूछ उठा। तुम कह सकते हो पछतावा था। हवेली से भागने के बाद जब पता चला कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम लोगों का, बल्कि उल्टा खुद को फंसा बैठी हूँ, तो ख्याल आया काश निकाह ही कर लेती, क्योंकि आज नहीं तो कल पकड़ लोगे तो तुम लोग मुझे, और फिर जायदाद तो लोगे ही, साथ साथ मेरी इज्जत भी छीन लोगे। जब दोनों सूरतों में तुम्हें सब कुछ मिल जाना है, तो क्यों ना अपने लिए इज्जत का रास्ता मुंतखब कर लूँ, इज़्ज़त का रुतबा मुंतखब कर लूँ। बस इस पछतावे के साथ जब तुम मुझे दोबारा मिलो तो मैं पागल हो गई कि किसी सूरत तुमसे निकाह कर लूँ। उसकी बात सुन अमन उसे बगौर देखने लगा था। अब उस वजीहा नौजवान को भी शदीद पछतावा हो रहा था कि उसने निकाह क्यों ना किया जब वो उसे शहर में मिली थी। यकीनन उसने गुस्से में एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया था हाथों से। महबूब पर गुस्सा अपने ही नुकसान का सबब बनता है हमेशा आखिर में। देखना तुम बहुत पछताओगे मुझे आज बचाने पर। सोचोगे काश मर जाने ही दिया होता। वो मुहाफिमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी। तो मुकाबिल ने उसके चेहरे पर आते बाल नरमी से ऐसे से कान के पीछे करते झुक कर कान में सरगोशी की। ऐसा कभी नहीं होगा जू, बल्कि तुम पछताओगी मुझे इतना गलत समझने पर। वो देखते हैं, वो तंजिया मुँह बसोर कर कहती वापस बेड पर दांत पीसते हुए बैठी थी। वैसे अम्मी को टालने के लिए कहा था वो सब मैंने सिर्फ, और फैज़ बख्श बहुत तंग कर रहे थे उन दिनों मुझे। अमन ने अपनी जानिब से बात क्लियर की थी। अब ये उस पर था कि वो यकीन करे या ना करे। जूली ने जवाब में कुछ ना कहा, बस मुंह मोड़कर अपनी पोस्ट उसकी जानिब करके लेट गई थी। अमन ने घर पहुंचते ही उसके लिए गाड़ी का डोर खोला। वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। इतना खून जो बह गया था उसका। इस नौजवान को लगा उसे मदद करनी चाहिए उसकी, इसलिए फ़ौरन ही बाहों में भरने के लिए करीब आया। मैं खुद चल सकती हूँ, ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो मेरी हालत का। वो सफ़ेद दूधिया रंगत की मालिक तरची निगाहों से देखते मुंह पसोरकर कहती दूसरी जानिब का डोर खोलकर उतर गई थी। अमन ने एक लम्हे के लिए आंखें मींची। यहाँ तो नेकी भी भारी है। क्या वाकई उसे कभी उसकी दीवानावार मोहब्बत नज़र नहीं आई? ये सोच अपनी हालत पर ही हंसी आई थी। अगले ही लम्हे उसे आफिया का ख्याल आया। आफिया, वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था। बैक वक्त 2 जगह कैसे रहे? यहाँ जूनी को उसकी ज़रूरत थी और वहाँ आफिया को। वो जूनी को इस हालत में छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता था। मगर आफिया का क्या? माना अंबर और उसके वालिदा आफिया के साथ हैं, लेकिन वो नहीं जानती उसकी बहन की सिचुएशन को। बाबा, वो अपनी सोचों में खड़ा पेशानी मसल रहा था कि पीछे से मुलाजिम की आवाज़ पर हवासों में लौटा था। हाँ, आपको कहीं जाना है? नहीं, थोड़ी देर बाद।
उसने सोचा पहले जूनी को कमरे में छोड़ दे, जब वो ड्राइवर दवाइयों के ज़ेर असर सो जाएगी तो फिर आफिया को देखने चला जाएगा। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि वो अकेला वहाँ खड़ा है। जूनी तो वहाँ से कब की जा चुकी है। वो उजलत से तेज़ कदम बढ़ाता हुआ उस तक पहुँचा था। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो लॉन्च में ही कुछ मेहमान बैठे नजर आए थे। उन्हें देखते ही जूनी के होंठ ट्विस्ट हुए। अमन बख्श, कहा था ना पछताओगे, अब देखो मैं करती क्या हूँ। हिम्मत है तो चुप रहकर दिखाओ। उसकी बलेरी आंखों में शैतानियत भरी मुस्कुराहट थी, इस कदर ख़तरनाक कि अमन को महसूस हो गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मगर उसका आखिरी जुमला उसे उलझा गया था। क्या मतलब था? वो चुप रहकर दिखाऊं? बड़ी अम्मी, अभी अमन पूछता इससे कबल ही वो बड़ी अम्मी की सदा लगाती हुई दोनों बाएं फैलाकर रानी बेगम के जानिब मुस्कुराते हुए बढ़ गई। उसकी मुस्कुराहट ने रानी बेगम का दिल हौला दिया था। हाय मेरी प्यारी बड़ी अम्मी, ये कहते हुए उनसे ऐसे चिपकी जैसे ना जाने कितने सालों से बिछड़ी हुई हो। जूनी को कौन नहीं जानता था, पूरी चौधरी खानदान की इकलौती पोती थी आखिर। मगर जो वो लोग नहीं जानते थे वो था उसका घर से भागना और अमन की कनीज बनना। ये बात जूनी बाखूबी जानती थी। हवेली में कोई भी नहीं चाहेगा कि ये बात बाहर किसी को पता चले और उनकी बदनामी हो। लोग उनके मुंह पर थूकेंगे, ये अपनी बेटी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, गांव को क्या संभालेंगे। जूनी बेटा तुम, उन्होंने दांत पीसते हुए बामुश्किल ही अपने लहजे में नरमी लाते हुए पूछा था। इस आफत की पुड़िया का अमन का रिश्ते का वक्त होना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे काले बिल्ली का रास्ता काट जाना। ओह, तो ये लोग आए हैं रिश्ते के लिए, उसने सब पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए कहा था। और फिर उसकी निगाहें खूबसूरत सी लड़की पर जाकर मंजमंद हो गई थी। वो शहर की लड़की थी, देखने से ही मालूम हो रहा था। उनके यहाँ लड़कियाँ लड़का देखने नहीं जाती, मगर वो आई थी। कमीज शलवार में मलबूस थी वो, सर पर दुपट्टा ओढ़ने तक की जहमत नहीं की थी। होठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए अलग ही चमकती नजर आई थी। बाल खुले हुए थे। ओह, तुम ज़रूर मेहरुन निसा होगी, उसने अंदाज़न कहा था। मगर एक लम्हे के लिए जो उसकी बलोरी आंखों में झलका ज्वालामुखी फटी थी, वो अमन दूर खड़ा होने के बावजूद भी बाखूबी देख सकता था। मेहरुन निसा का नाम सुन अमन का दिमाग खटका था और उसने गुस्से से अपनी माँ की जानिब देखा। रानी बेगम फ़ौरन ही नज़र चुरा गई थी। उसके मना करने के बावजूद उन लोगों को घर बुलाने की क्या मतलब था? और जिस तरह जूनी बात कर रही थी, अमन को महसूस हुआ कि वो जानती है इस बारे में। अगले ही पल उसका शद्दत से दिल चाहा अपना सर दीवार से जाकर दे मारे। जूनी ने अब उसे नहीं छोड़ना था, लेकिन पहले उन लोगों की शामत आनी थी, क्योंकि जिस तरह वो मेहरुन निसा को मुखातिब कर रही थी, कोई भी जो उसे अच्छे से जानता हो बता सकता है कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, मेहरुन निसा शर्माते हुए हाँ कहा था। वो अपनी दादी और वालिदा के बीच में बैठी हुई थी सोफे पर। अगले ही लम्हे वो जुनूनी लड़की एक जुस्त में उस तक पहुंची। अभी मेहरुन निसा अपनी जानिब आंधी तूफान की तरह आता हुआ देख ही रही थी कि उसने मेहरुन निसा को बालू से जड़ से पकड़कर उसकी गर्दन ऊंचा किया। सब देखते रह गए। अमन सिर्फ मेरा है और मैं किसी को इजाज़त नहीं देती उसके नाम पर शर्माने की, इसीलिए चुड़ैल उठ और निकल यहाँ से। उसकी आंखों में अपनी बिलोरी आग बरसाती आंखें गाड़ कर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली थी। ये क्या कर रही हो बेटा? सब फौरन ही पिंक हो गए थे, पैनिक हो गए थे, जबकि अमन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। वो नहीं देखना चाहता था कि उसकी शेरनी उस बेचारी के साथ क्या करने वाली है। लोगों में जब सबसे पहले चीखा वो रानी बेगम ही थी। क्यों बड़ी अम्मी, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? माना आप मुझे पसंद नहीं करती, मगर मुझ पर सौतन लाना कहाँ का इंसाफ हुआ? जूरी ने उस शहर की लड़की की खुली आबशार को पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला था। अभी रानी बेगम उसे मारने की नीयत से आगे आई ही थी कि जूनी उस लड़के को बाल पकड़कर फर्श पर फेंक चुकी थी। अगले ही लम्हे वो रानी बेगम की जानिब मुड़ी। उसने दानस्तन तौर पर रोते हुए पूछा था। जूनी की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते चले जा रहे थे। जूनी, क्या बकवास कर रही हो तुम? रानी बेगम को उम्मीद नहीं थी कि वो मामूली सी कनीज होकर भी खुद को हवेली के शहजादे की बीवी जाहिर करने की जुर्रत करेगी, वो भी अमन के रिश्ते वालों के सामने। मैं बकवास कर रही हूँ? आप मेरे शौहर के यहाँ दूसरी शादी करा रही हैं। मैं आपको बड़ी अम्मी बोलती हूँ, कुछ तो शर्म करें। कैसे आप इतनी बेशर्मी से मेरा घर उजाड़ सकती हैं? जूनी ने इतने गम व गुस्से से ये बात कही कि वहाँ मौजूद हर शख्स को यकीन आ गया था रानी बेगम वाकई उस पर सौतन बनाकर ला रही हैं मेहरुन निसा को। नूरी की हंसी निकलने को थी रानी बेगम की हालत देख। जूनी, एक बार एक जोरदार बुलंद आवाज़ किचन की जानिब से आई थी। शाहीन बेगम गुस्से से चलती हुई उस तक आई थी। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। आराम से, पहले ही सटकी हुई है मेरी। उसने अपने दिमाग पर 2 उंगलियां मारते हुए शाहीन बेगम की जानिब देख दांत पीसते हुए गर्दन थोड़ी सी आड़ी कर जुनूनी अंदाज में वार्निंग दी थी। शाहीन बेगम को उसकी बिलोरी आंखों ने डरा कर रख दिया था। मेहरुन निसा तेजी से खुद को संभाल कर उठी। उसकी वालिदा अजलस से उसकी जानिब भागी थी। वो शहर की लड़की थी। उसके तो पहले ही मिजाज नहीं मिल रहे थे कि उसकी शादी एक गाँव के देहाती से करवाई जा रही है।
अब जब उसे इल्म हुआ कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है, सवाल ही पैदा नहीं होता था उसकी शादी करे। शाहीन बेगम, ये चल क्या रहा है यहाँ? शाहीन बेगम की बहन उलझकर पूछ रही थी। नज़र नहीं आ रहा अम्मा, मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाने की कोशिश, वो भी तब जब मैं उम्मीद से हूँ। उसके आखिरी जुमले ने अमन के दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए थे। एक ही दिन में ये उम्मीद से भी हो गई। वाह! नूरी दिल ही दिल में जूनी को सताइशी निगाहों से देखते हुए बड़बड़ाई थी। अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ अपने मियाँ के साथ। देखो, ड्रिप के निशान भी है मेरे हाथ पर। डॉक्टर कह रहे हैं बहुत कमज़ोर हूँ मैं। बचाएं, मेरा ख्याल रखने के तुम मुझ पर सौतन लाने दे रही हो अम्मा? कैसी दादी है तू? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो तो अपने पोते से ही पूछ ले। हैं जी, सुनते हो? क्या मुंह में दही जमाए खड़े हो? बोलो ना कुछ। जब जोनी ने सामने की जानिब देख दुहाई दी, तब जाकर सबकी तवज्जो उस हसीन लड़के पर गई थी जो काले कुर्ते में मलबूस सफ़ेद पर्दे के पास खामोशी से खड़ा था। उसके खूबसूरत चेहरे की बनावट व कदो कामत, रोबदार पर्सनैलिटी किसी भी लड़की को अपने चार्म में मुब्तला कर सकती थी। मारून-निसा उसे देखते ही रह गई थी। ये अमन है? मुंह से बेसाख्ता हैरत के मारे निकला था। जोनी जानती थी वो इनकार कर देगा, फिर भी आखिर में सारा मैच उसी पर डाल दिया था। देखना जो था, करता क्या है ये? झूठे को झूठे के मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, और यही वो कर रही थी उस वक्त। बहुत दावेदार बन रहा था ना मोहब्बत का। अब करके दिखाए तुम्हारे। वो हल्का सा मुस्कुराकर अमन को देखने लगी थी। वो मुस्कुराहट बहुत गहरी व मुफहमाना थी। मारून-निसा वाकई बहुत खूबसूरत थी। भला कौन सा लड़का उसे छोड़ना चाहेगा? फिर थी भी अमीरजादी। इसके बरअक्स जोनी क्या थी? कुछ भी तो नहीं। वो उसे मुफ्त में हासिल थी। भला कोई मुफ्त में मिली को कदर करता है? मारून-निसा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था इस वक्त। अम्मी, मैंने कहा था ना, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। फिर भी इतनी दूर से मेहमानों को बुला लिया आपने, और ना सिर्फ बुलाया, मेरी पहली शादी के मुतालिक बताया तक नहीं। क्या हो गया है अम्मी आपको? उसने खासा बरहमी से अपनी माँ को देखा था। उसके जुमले एटम बॉम्ब की तरह गिरे थे सब पर। अभी कोई कुछ कह पाता इससे कबल ही। चलो जू, कमरे में चलो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है अभी। बगैर किसी की परवाह किए वो मारून-निसा के पास से गुजरता हुआ बिलोरी आंखों वालों के पास आया था। उसके बराबर से गुजरते ही मारून-निसा उसके मर्दाना परफ्यूम की खुशबू महसूस की, जो उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही चार्मिंग व ना भूलने वाली थी। वो हसीन नौजवान नहीं जानता, किसी का दिल हिला गया था वो पहली ही मुलाकात में। मारून-निसा के तो दिलो वहमो गुमान में भी नहीं आया था कि इतने खूबसूरत निकलेगा एक गाँव का लड़का। वो तो एक देहाती को तस्वर कर रही थी। अमन सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने कमरे में ले आया था। कमरे में घुसते ही उसने जोनी को हाथ पर पकड़ मजबूत की थी, बिल्कुल इसी तरह पकड़ा जिससे पहली रात को पकड़ा था। एक लम्हे के लिए जोनी को महसूस हुआ जैसे वो डर गया है। उसने तेजी से अमन की जानिब देखा था। अमन ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। जोनी नहीं जानती उस नौजवान के दिल में रात की अजियतनाक यादें अभी भी ताज़ा थीं। अपनी जान से प्यारी चीज़ को खोने का गम उसे खौफजदा कर गया था। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से जोनी की जानिब मुड़ा और उसे सीने से लगा लिया। उसके अचानक अमल पर जोनी का दिल दहल गया था। एक दो सानियों के लिए साकत हुई। जितना बुरा भला कहना चाहो कह लो, मगर दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश मत करना। मैं हर वक्त नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, लेकिन अब तुम्हें छोड़कर जाने में भी डर लग रहा है। वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल में अमन के लिए जो जज्बात हैं वो मज़ीद गहरे हों, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ अजियत ही मिलनी थी उसे। इसीलिए तेज़ी से झुंझला कर खुद से दूर किया उसे। वो अलग बात है, अगले ही पल उस हसीन व वजह से मालामाल नौजवान ने पहले से भी ज़्यादा मजबूत हिसार में जकड़ लिया था जोनी के नाजुक वजूद को। मैं आफिया से मिलने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, प्लीज़ अपना ख्याल रखना मेरे पीछे। वो आस्तिक से कहकर खुद ही दूर हट गया था। मैं भी चलना चाहती हूँ, जोनी ने तेज़ी से कहा। आफिया से कुछ ही दिनों में उसकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। उसकी दोस्त बीमार है ये सुन उसने रहा नहीं गया था। वो भी जाने के लिए आरज़ू जाहिर करने लगी थी। इससे बेहतर क्या था वो साथ ही चले, कम अज़ कम कोई खौफ नहीं रहेगा पीछे कि नुकसान पहुँचाने लेगी खुद को। चलो, मगर पहले अपना होलिया ठीक कर लो। जोनी बहुत हैरान हुई थी कि अमन के बिहेवियर से। उसे तो लगा था वो कमरे में आते ही चीखने लगेगा कि उस पर झूठ क्यों बोला है, उसका अच्छा खासा रिश्ता क्यों खराब किया, मगर उसकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स उसने तो जिक्र तक ना छेड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कपड़े ले लो। वो नहा रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। बाहर से सख्त आवाज़ आई। उसने हल्का सा हाथ निकालकर अमन से कपड़े ले लिए। वो उसके पुराने कपड़े थे, काले रंग की कमीज शलवार और दुपट्टा। उन्हें पहनकर जब बाहर निकलती तो सामने ही अमन को बेड पर बैठा देख चौंकी थी। भला वो बाथरूम के बाहर बैठकर क्यों उसका इंतज़ार कर रहा था? सामने सोफ़ा पे तो बैठ सकता था ना, कम से कम थोड़ा फासला होता। दरवाज़ा खुलते ही उसकी शक्ल नज़र ना आती। वो लड़की जान ही नहीं सकती अमन को किस खौफ में मुब्तला था इस लम्हे। बस न चलता हो, साया बन जाए उसका। 2 साल बाद उसका निखरा मुखड़ा देखा था। उसका सफ़ेद दूधिया रंग काले रंग के कपड़ों में अलग ही चमक रहा था।
ये सूट उसने पहले भी पहना था, जब वो फिर बेहतर थी, अब तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही लग रही थी। क्या हाल कर लिया था उसने अपना, वो कैसे दुखी ना होता। उसे महसूस नहीं हुआ, वो दीवानावार तकने लगा था। वो खड़ा होकर उसके जानिब आने लगा। जूनी का दिल धड़कने लगा था कि अब उसे अपने नज़दीक आता देखकर। अमन बिल्कुल नज़दीक आया तो वो दीवार से जा लगी। अमन का गुस्सा नहीं डराता था उसे, मगर उसकी मोहब्बत ज़रूर डरा रही थी। वो सिर्फ अब उसकी कनीज़ थी, वो जो चाहे कर सकता था उसके साथ। ये ख्याल ही रूह को फना कर रहा था। उसके खूबसूरत वजूद से निगाह हटाना अमन के लिए मुश्किल हो गया। रेशमी घने बालों से आती शैम्पू की खुशबू अमन को अपने हिसार में जकड़ने लगी। उसकी निगाह मरकज़ अब लड़की के हसीन चेहरा था। अचानक जूनी की शदीद गर्मी लगने लगी थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा और दिल, वो तो बादलों की तरह धड़कने लगा था। अमन की महक उसके जहन पर गालिब आती जा रही थी। अमन ने उसकी नाक पर अपनी नाक मिस की। अमन की आंखों में बेकरारी और रोमानियत नुमाया हो रही थी। जूनी तेज़ी से आंखें मूंद गई थी। वो उसका सुर्ख गुलाबनुमा होठों पर झुकने लगा। अगले ही पल उसने गर्म व तर आंसू अपने गालों पर महसूस किए। वो आंसू व हवासों में लौटा गया था। अमन झटके से एक कदम दूर हटा। जूनी के मामले में उसके जज्बात उसके काबू में नहीं रहते। अब तो जैसे उसे खुद से डर लगने लगा हो। वो रो रही थी, यकीनन वो डर गई होगी। ये सोच वो तेज़ी से पलटकर बाहर चल दिया था। तुम कहीं जा रहे हो? अमन और जूनी को बाहर की जानिब जाता देख तेज़ी से रानी बेगम ने इस्तफसार किया था। हाँ, शहर। उसने मुड़कर सरसरी से जवाब दिया और जाने लगा। और ये जूनी? उन्होंने आंखें तिरछी करते हुए पूछा था। मेरे साथ। इस वजह से मालामाल नौजवान ने फिर रुक कर निहायत झुंझलाकर उनकी जानिब देख दो लफ्ज़ी जवाब दिया। अभी जो तुम दोनों ने मिलकर ड्रामा किया है रिश्ते वालों के सामने, तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उसके मुतालिक जवाब देने की ज़रूरत है हमें, ख़ास तौर पर इस जूनी को। रानी बेगम दांत पीसकर जूनी को खा जाने वाली निगाहों से देख कुर्राते हुए गोया हुई थी। मुझे क्यों? जूनी पलट कर उनकी जानिब देख नासमझी से पूछने लगी थी। भूल गई? कनीज़ है अब तू। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को अपने शौहर बताने की मेहमानों के सामने? उन्होंने खासा लाल पीले होते हुए चेहरे के साथ पूछा था। हिम्मत? ओह, होठ गोल किए। हिम्मत तो इतनी है कि अभी आपको 2 मिनट में चित कर दूं ज़मीन पर। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए एक एक कदम उनके जानिब रूपदार अंदाज में बढ़ा रही थी। उस शेरनी का हर कदम रानी बेगम के दिल पर भारी हो रहा था। डर के मारे वो तेज़ी से पीछे हटने लगी। देखो बड़ी अम्मी, बड़ी इज्जत से बोल रही हूँ, मुझे तंग मत करो, वरना मैं इस बात का लिहाज नहीं रखूँगी कि तुम मेरी होने वाली सास हो। जैसे जैसे वो आगे आ रही थी, रानी बेगम वैसे वैसे पीछे जा रही थी। उसने फ़ौरन ही उनकी कमीज़ के आगे का गला पकड़कर अपनी जानिब दोबारा खींचा। वो इस झटके से उसके पास आई थी। उनकी आंखें हैरत व खौफ से फैली थीं। उसने एक एक लफ्ज़ उनकी आंखों में देखते हुए खासा वार्निंग आमीज़ लहजे में अदा किया था। जूनी, अपनी हद में रहना सीखो तुम। छोड़ो गला रानी का। शाहीन बेगम जो अभी लॉन्च में आई थी, जूनी को रानी बेगम के कमीज़ का गला पकड़कर देख चीखी थी। अमन, शर्म बेच खाई है क्या? माँ हूँ तुम्हारी, कुछ बोलते क्यों नहीं हो इसे? शाहीन बेगम तो आता देख रानी बेगम को भी हौसला मिला था। वो फ़ौरन ही अमन को गरज दिलाने लगी थी, जो सब कुछ खामोशी से खड़ा देख रहा था। जूनी, वक्त ज़ाया मत करो, यहाँ देर हो रही है मुझे। रानी बेगम मुँह खोले उसे देखने लगी। यकीन जो नहीं आ रहा था, वो इस लड़की की बदतमीज़ी को ऐसे नज़रअंदाज कर गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। अमन, मैं माँ हूँ तुम्हारी, वो फिर जताते हुए बोली थी। खून खौल गया था उनका अमन का ठंडा रिएक्शन देख। इसी बात का तो दुख है बस। फ़िलहाल दोबारा रिश्ते वालों को मत बुलाइएगा, ख्वामुखा फिर लोगों को गलतफहमी होगी। उसने आखिरी जुमला जूनी को देख मुआफ़ाना अंदाज में अदा किया था। यकीनन वो समझ गई थी कि उसका इशारा उसी की जानिब है। उसका दिया जवाब रानी बेगम को साकत कर गया था। अमन, उन्होंने खासा रंजीदा लहजे में उसका नाम पुकारा। अमन मज़ीद नहीं उन्हें नहीं देखना चाहता था, क्योंकि कुछ भी कहो थी तो माँ ही ना, और माँ बेटों के लिए बहुत ख़ास होती हैं। वो भी ख़ास ही थी। बस उनके अमल ने उस लड़के का दिल खट्टा कर दिया था। चलो। अपनी दादी और माँ के सामने ही अमन जूनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा था। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? शाहीन बेगम ने आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह इस्तफसार किया था। अपने साथ शहर। भला कनीज़ कब से शहर जाने लगी? वो फ़ौरन ही एतराज़न पूछने लगी थी। दादी, वो मेरी है, मैं इसे कहाँ लेकर जाता हूँ और कहाँ नहीं, इसका सबका जवाब देना कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को। अमन ने निहायत रूपदार अंदाज में जवाब दिया था। जूनी उसे हैरत से देखने लगी। उसने कनीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ कहा, वो मेरी है। कहने को ये छोटा सा जुमला था, 3 लफ्ज़ी, मगर ना जाने क्यों उस हसीन व चुलबुली गुड़िया के दिल को लग गया था। अमन मज़ीद बात करने की में वक्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर चला गया था। अम्मा, देख रही हैं आप, कनीज़ होकर भी वो शहजादियों की तरह रह रही है। ये भला कैसी सज़ा हुई? रानी बेगम फ़ौरन ही शिकायत करने लगी थी। और क्यों करना करती? उन्होंने अपना बेटा अपने हाथों से जाता हुआ जो नज़र आ रहा था,
अमन के मामले में बोलना बंद करो। पीछे से आने वाली सरदारों वाली रोबदार आवाज़ ने दोनों को पीछे मुड़ने पर मजबूर किया था। इब्राहिम बख्श बरहमी से कहने के बाद वहाँ से चल दिए थे। वो दोनों ही कारोबारी मामलात से बिल्कुल नाआशना थीं, इसीलिए उन नहीं जानती थीं कि अमन की कितनी ज़रूरत है इस वक्त कारोबार को। कारोबार के नाजुक हालात में वो अमन बख्श पर पाबंदियाँ लगाने की अहमकाना हरकत नहीं कर सकते थे। ये नाम, ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ये सब पैसे से ही तो है। जब वो ही नहीं बचेगा तो क्या ये इज़्ज़त व नाम शोहरत बाकी रह सकेगी? बैठो। उसने जूनी के लिए पैसेंजर सीट का डोर खोला। अब वो उसकी कनीज़ थी, कज़िन नहीं। इसे ज़रूरत नहीं थी उसके लिए डोर खोलने की, मगर उसने खोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले खोलता था। उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। जूनी कैसे हैरान ना होती। वो गाड़ी में खामोशी से बैठ गई थी। अमन दूसरी जानिब से आकर गाड़ी में बैठा। दौरान सफ़र वो निढाल सी लगने लगी थी अमन को। तुम सो जाओ, रास्ता तवील है, उस हसीन नौजवान ने ऐसे से कहा था। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल उसे ही देख रहा था। नींद नहीं आ रही मुझे अभी, उसने खिड़की से बाहर की जानिब देखते हुए जवाब दिया था। वैसे दुख तो बहुत हो रहा होगा तुम्हें, वो इस्ताज़िया अंदाज में पूछ रही थी। किस बात का? मुकाबिल सामने रोड की जानिब देखते हुए ना समझी से पूछने लगा। महरुन्निसा को खोने का। खूबसूरत थी ना बहुत, बिल्कुल पटाखा सी। उसके जानिब मतवज्जा होकर निगाहों में अचानक से शौकी भर आई थी। आंखें विंग करते हुए पूछा था, कौन सी वाली थी? मुकाबिल ने दुनिया जहान के मासूमियत चेहरे पर सजाए अनजान लहजे में पलट के सवाल किया था। ओह मेरा मासूम काला बिल्ला, ऐसे जाहिर करने की कोशिश ना करो कि तुमने देखा ही नहीं उसे। वो पटाखा अब आंखें छोटी कर बगौर मुकाबिल के खूबसूरत वजूद पर निगाह टिकाए बोली थी। अगर देखा भी है तो क्या, मैं वैसे भी सरकारी कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। मेरी एक एक क्लास में 100 से 200 लड़कियाँ होती हैं। अगर मैं इतना ही दिल पे आशिक होता तो इस वक्त तुम इस सीट पर हरगिज़ ना होती। मुकाबिल ने लापरवाही से जवाब दिया था। उसके लहजे में मगरूरियत थी ये जुमला अदा करते वक्त। इस सीट का मतलब? कनीज़ की? वो लड़की अनजान लहजे में सवाल करते हुए बेसाख्ता हंसी थी, मगर वो हंसी बहुत कर्ब भरी थी। मुकाबिल कैसे महसूस ना करता। उस नौजवान की पकड़ी स्टीयरिंग पर मजबूत हुई थी। बोलना ज़रूरी चाहता था, रद्द करना चाहता था इसकी बात का, मगर मुकाबिल ने यकीन नहीं करना था। ये सोच उसने खामोशी को तरजीह दी। कुछ देर ही गुजरी थी कि जूनी नींद के झोंके लेने लगी थी। आदत के मुताबिक उसने अपने पाँव डैशबोर्ड पर टिकाए। अगले ही लम्हे उसे याद आया मुकाबिल चिढ़ जाएगा। उसे ख्याल के आने पर उसने कनखियों से अमन की जानिब देखा। तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं आज? मज़ीद चुप ना रह सकी। उसे खुद को यूँ इग्नोर करता देख जूनी को महसूस नहीं हुआ था, मगर अमन की तवज्जो वो हर वक्त खुद पर ही चाहती थी, चाहे वो वजह मोहब्बत बने या गुस्सा। तुमने कौन सा मेरे कहने पर हटाना है, इसीलिए अल्फाज ज़ाया नहीं कर रहा। मुकाबिल संजीदगी से जवाब दे हुआ था। हो सकता है मैं आज बात मान लेती, तुम एक बार कहकर तो देखते। हाँ तुम बात ज़रूर मानती, मगर वो वजह होती पीछे, और मैं नहीं चाहता तुम इस वजह से पीछे हटो, इस वजह से पाँव हटाओ। उसका जवाब सुन वो अजीब सी कैफे से दूर चार हुई थी। क्या मतलब था उसकी बात का? कहीं वो नहीं चाहता कि वो कनीज़ बनकर उसका कहना माने? मगर क्यों? अमन बख्श, क्या तुम कोशिश कर रहे हो ये दिखाने की कि तुम मुझे अपनी कनीज़ की नज़र से नहीं देखते? वो आईब्रो उचकाकर संजीदगी से इस्तफसार करने लगी थी। क्या मुझे अब भी ज़रूरत है दिखाने की? मुकाबिल ने पलटकर उसी के तर्ज में जवाब दिया था। अगर वो उसे अपनी कनीज़ की नज़र से देखता तो क्या इन रिश्ते वालों से उसे अपनी बीवी कहकर मुतरातिफ करवाता? क्या अपनी माँ को उसके सामने कोई नया रिश्ता लाने का इनकार करता? क्या उसकी खातिर अपनी माँ से इतना रूडली बिहेव करता? उसे शदीद गुस्सा था अपनी माँ पर, क्योंकि जिस वक्त जूनी को मारा जा रहा था उस वक्त वहीं खड़ी थी, मगर उन्होंने जूनी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा मरियम को रोकने की सही की ताकि वो उसे बचा ना सके। वो उसकी खातिर अपनी माँ तक से सही तरह से बात नहीं कर रहा था। क्या उस लड़की को ये सब नज़र नहीं आ रहा था? वो दोनों अस्पताल पहुँचे। उन्हें अंबर और उसकी वालिदा बाहर ही मिल गई थी। अंबर ने बताया कि आफिया से कोई मिलने आया हुआ है। आफिया के कमरे का दरवाज़ा खुलते ही उसे एक लड़के की आवाज़ महसूस हुई। वो आवाज़ इतनी जानी पहचानी थी कि बगैर देखे ही वो जानता था कि ये आवाज़ किसकी है। अमन तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था। शहरोज़, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे देख कर नहीं डरा, मगर हाँ आफिया की फ़िक्र ज़रूर लाहक हो गई थी। उसे अचानक याद आया कि आफिया के ज़िंदा होने का इब्राहिम बख्श को इल्म है। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अमन बख्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आफिया को होश ज़रूर आ गया था, मगर सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। उसे दवाइयों के ज़ेरे असर पुरसुकून रखने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से वो अभी भी सो रही थी। अगर तुम यहाँ से आफिया को ले जाने आए हो तो मैं बता दूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, और ये सिर्फ मेरी है। तुम और तुम्हारे बाप पहले ही बहुत जुल्म कर चुके हो इस पर, अब तो तुम कम अज़ कम इसे सुकून से जीने दो। देखो अमन, तुम्हें जूनी चाहिए थी, तुम्हें मिल गई। अब मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश मत करो, वरना यकीन जानो मैं तुम्हें कत्ल करने में भी देर नहीं लगाऊंगा।
उस नौजवान ने खासी जुनूनी अंदाज में आखिरी जुमला अदा किया था, वो अपनी आफिया नहीं देने वाला, किसी सूरत नहीं। शहरोज़ ने जुमले ने अमन को और जूनी दोनों को ही शौक में डाला था। साथ साथ जूनी को इल्म हुआ कि आफिया के साथ फैज़ बख्श ने जुल्म किया है, और जिस तरह का फैज़ बख्श आदमी था वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसने क्या किया होगा। उसका दिल आफिया के लिए शदीद गमज़दा हुआ। अब वो भी एक कनीज़ थी तो वो समझ सकती थी उसके दर्द को। तुम आफिया से मोहब्बत करते हो? जूनी रोक नहीं सकी थी खुद को ये सवाल करने से। शुरू से मुकाबिल ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया था, तुम जानते हो आफिया कनीज़ रह चुकी है मेरी, और फैज़ बख्श ने क्या किया है इसके साथ। उसके बावजूद तुम इससे मोहब्बत का दावा कर रहे हो। अमन वाकिफ़ था आफिया शहरोज़ के किसी काम की नहीं। अगर उसके बावजूद वो उससे मोहब्बत का दावा कर रहा है तो यकीनन वो दावे फिर भी सच पर मबनी हैं। लेकिन उसके बावजूद उसने दोबारा तस्दीक करने के लिए पूछा था। हाँ, क्योंकि उस सब में आफिया बेचारे की कोई गलती नहीं थी। बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं जो इस बात को समझें कि रेप में लड़की की गलती नहीं है, और शहरोज़ उन्हीं में से था। अमन कैसे उसकी कदर ना करता। फैज़ बख्श ने जब आफिया का रेप किया था तो इस वक्त उसका सर बार बार दीवार से मारा था, हत्ता कि एलसीडी से भी, जिसके सबब उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी और इसकी याददाश्त चली गई। डॉक्टर्स ने उसे वापस याद दिलाने की सख्ती से मना किया था, क्योंकि उसके नज़दीक अगर आफिया को दोबारा उसका दर्द भरा माजी याद दिलाया गया तो उसका दिमाग इसे कबूल नहीं कर सकेगा। इस सूरत हाल में उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है और या वो मर भी सकती है। यही वजह थी कि अमन अक्सर बहुत परेशान रहता था आफिया को लेकर, कि जब वो उसकी शादी करेगा तो क्या कहेगा उससे, और कौन करेगा एक ऐसी लड़की से शादी जिसका रेप हुआ हो। आखिर में लोग उसकी बहन को ही बदचलन गंदे लफ्ज़ों से नवाजेंगे। ऐसे सूरत हाल में एक भाई के लिए उससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी कि सब कुछ जानते बूझते भी एक लड़का उसकी बहन को कबूल करने के लिए अपने पूरे दिल से तैयार बैठा है। कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे, बस मेरा सामने निकाह कर लो। शहरोज़ सोचे बैठा था कि अब अमन उसके लड़ाई करेगा, अपनी ताकत आजमाई करेगा, अपने मनसब से उसे डराएगा। मगर उस हसीन नौजवान ने शहरोज़ की तवक्का के बिल्कुल बरअक्स खासा नरमी से जवाब दिया। क्या? शहरोज़ उसका रिएक्शन पर इस कदर हैरान था कि उसे यकीन ही ना आया कि अमन ने इतनी आसानी से राज़ी हो जाएगा। क्या मतलब क्या? बगैर निकाह के मेरी बहन को ले जाना चाहते हो अपने साथ? अमन ने खासा बरहमी से तिरछी निगाहों के साथ तकते हुए आईब्रो झुकाकर पूछा था। बहन? शहरोज़ को दूसरा शौक लगा। उसके मुंह से आफिया के लिए बहन का लफ्ज़ सुन उसे याद आया। आफिया ने उसे बताया था कि वो अपने भाई के साथ रहती है शहर में, तो क्या वो इस वक्त अमन की बात कर रही थी? वो मारे शौक के 3-4 लम्हों तक तो कुछ बोल ही न सका। आफिया और अमन शुरू से ही बहन भाइयों की तरह रहते हैं। जूनी ने शहरोज़ को देखते हुए निहायत नरमी से समझाने वाले अंदाज में बताया था। अमन को बहुत खुशी मिली थी जूनी के मुंह से ये जुमला सुन, क्योंकि वो जूनी ही थी जिसने सबसे पहले पूछा था उससे कि सज़ा के नाम पर कितना नोचा आफिया को। आफिया शुरू से ही मेरी बहन है शहरोज़, और मैं किसी को इजाज़त नहीं देता उसे तकलीफ़ पहुंचाने की। शहरोज़ को वाकई में यह बात हजम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि अमन ने हमेशा आफिया को अपनी बहन की तरह रखा है, लेकिन जिस तरह की शख्सियत का वो मालिक था और जो ताकत, इज्जत और मर्तबा उसके पास था, उसे ज़रूरत थी भी नहीं झूठ बोलने की। उनके यहाँ कनीज़ों के निकाह नहीं करवाए जाते, मगर वो करवा रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो वाकई उसे अपनी बहन समझता है। उसका ये रूप किसी भी मर्द को हैरान कर देने के लिए काफ़ी है कि उसके पास एक औरत थी जिस पर उसे पूरा इख्तियार था, मगर उसने उसे ना छुआ। तुमने आफिया से कुछ कहा था फ़ोन पर? अमन फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा। उसे अंबर की बात अच्छे से याद थी कि आफिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, जिसके बाद उसने चीखना शुरू किया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। निकाह का ही पूछना था बस, उसने मुँह लटकाकर जवाब दिया। असल तवज्जो तो उसे भी नहीं चाहिए थी, वजह तो उसे भी नहीं पता थी कि आफिया क्यों अचानक चीखने लगी, जबकि उसने तो कोई गलत बात नहीं की थी। वो नाराज़ है शायद मुझसे, ऐसा जाहिर कर रही है जैसे मुझे जानती ही नहीं। बस उसका मुंह बसोर कर यह जुमला अदा करना था कि अमन तेज़ी से बोला, वो वाकई तुम्हें नहीं जानती अब? क्या मतलब? शहरोज़ उलझ कर पूछने लगा था। इस हादसे के बाद आफिया की याददाश्त चली गई थी, उसे कोई भी पुरानी बात याद नहीं, और डॉक्टर ने भी मना किया है सख्ती से उसे कुछ भी याद दिलाने से। अगर उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की जाए तो जोनी ने तेज़ी से पूछा, तो वो भी मर भी सकती है। अमन का जुमला सुन शहरोज़ और जोनी सख्ते में आ गए थे। अब जोनी को समझ आ गया था क्यों आफिया को हवेली के मुतालिक कुछ भी याद नहीं था और ना ही उसके, और क्यों अमन उसे आफिया से कोई बात नहीं करने देता था पुरानी। क्या आफिया भी तुमसे मोहब्बत करती थी? जोनी ने खासा तजस्सुस से सवाल किया था, क्योंकि उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी आफिया के मुँह से शहरोज़ का नाम सुना हो, बल्कि आफिया को तो अमन के कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देता था। फिर इन दोनों की मोहब्बत कब शुरू हुई, वो यही सोच उलझ रही थी। बहुत। उस नौजवान ने खासा पुरएतमादी से एक लफ्ज़ जवाब दिया था। आफिया की याददाश्त जा चुकी थी, इसका मतलब साफ था कि उसके दिमाग एक कोरा कागज़ है जिस पर वो जो चाहे लिखे, तो फिर क्यों ना वो उस पर अपनी मोहब्बत लिख दे।
अगर तुम वाकई उससे अपनी इतनी मोहब्बत करते हो तो मुझे उम्मीद है तुम दोबारा उसे माजी याद दिलाने की कोशिश नहीं करोगे। अब अमन ने खासा रौबदारी अंदाज में कहा था, जिसके लहजे में वो बात कर रहा था वो उम्मीद पर मबनी नॉर्मल बात कम और धमकी ज़्यादा मालूम हो रही थी। कभी भी नहीं, मगर आफिया को मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। क्या वो मुझे इसे निकाह करेगी? शहरोज़ ने परेशान होकर इस्तफसार किया। मैं बात कर लूँगा, मैं अपनी बहन को जानता हूँ, वो मेरे फैसले के खिलाफ़ नहीं जाएगी, मगर मैं उसे हवेली नहीं भेजूँगा तुम्हारे साथ, किसी सूरत नहीं। अगर तुम्हें उससे निकाह करना है तो फिर शहर में ही घर लो, जहाँ उसे हिफाजत से रख सको और उसकी ज़रूरियात पूरी कर सको। मुझे इससे ज़्यादा और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा। उन्हें मैंने आफिया के हवाले से सब कुछ बता दिया है और वो राज़ी हैं। उन्हें कोई मसला नहीं। मैं दोनों को ही शहर में रखने वाला हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के पास के अपार्टमेंट में। शहरोज़ के जुमले ने जैसे उसे मुतमईन किया था। भाई, आफिया को जैसे ही होश आया, उसे सबसे पहले जो चेहरा नज़र आया था वो उसके भाई का था, जो उसके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था और परेशान भी। अमन वाकिफ़ था कि वो एक वक्त में दो जगह नहीं रह सकता। उसे हर वक्त आफिया की फ़िक्र लगी रहती है, मगर अंबर के घर भी वो उसे कितने वक्त तक रख सकता था। इसीलिए उसे सबसे बेहतर फ़ैसला शहरोज़ से निकाह करना ही लगा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अमन उसके बैठ के बराबर वाली चेयर पर बैठकर नरमी से इस्तफसार करने लगा था। ठीक है भाई, बस सर में थोड़ा दर्द है। आफिया अपने सर पर हाथ रखकर ऐसे कैसे गोया हुई थी। अमन को वो बहुत कमज़ोर लगी। शायद उसके जाने के बाद वो ठीक तरह अपना ख्याल नहीं रख रही थी। जूनी, तुम भी यहाँ हो? आफिया ने जूनी को देख मुस्कुराकर कहा, और फिर अचानक ही उसकी मुस्कुराहट मजमन सी हो गई थी जब उसने जूनी के बराबर में खड़े लड़के की जानिब देखा था। भाई, ये लड़का? आफिया को अच्छे से याद था कि शहरोज़ ने उसके फ़ोन पर क्या बात कही थी, जिसके सबब वो खौफज़दा होकर उसे देखने लगी। शहरोज़ है, हमारा कज़िन, ये गांव में रहता है। अमन ने नरमी से तारुफ़ करवाया था। आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि हमारा कोई कज़िन भी है। आफिया शहरोज़ को उलझी निगाहों से देखते हुए बोली थी, क्या मैं अपनी बहन से अकेले में बात कर सकता हूँ? उसके कहते ही कमरे से सब बाहर चले गए थे। जूनी भी जाने लगी थी जब अमन ने उसका हाथ थाम लिया। जूनी उसके हाथ थामने पर ताज्जुब से उसकी जानिब देखने लगी। क्या उसने नहीं कहा था कि वो अकेले बात करना चाहता है अपनी बहन से? तुम और मैं अलग नहीं हो जू। जूनी ने कभी नहीं सोचा था कि कभी उस नौजवान का सिर्फ एक जुमला उसके दिल की दीवारों को हिलाने के लिए काफ़ी होगा। उसने अपने दिल को ज़ोर ज़ोर से धड़कता हुआ पाया था। अमन ने अपनी बात कहकर आहिस्ते से उसका हाथ छोड़ दिया था, मगर वो अपने खाले हाथ को ही तकने लगी, जैसे अमन ने कुछ लम्हों पहले ही थामा था। वो नहीं जानती क्यों, मगर उस हाथ को फ़ौरन ही उसने अपने दिल के मुकाम पर लगाया था। शहरोज़ तुमसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता है और मुझे पसंद भी है तुम्हारे लिए। क्या तुम उससे निकाह करना चाहोगी? बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ रहा है अभी, और मैं उसके मुतालिक हर चीज़ जानता हूँ। मैं निकाह की हामी सिर्फ इस लम्हे भरूँगा जब तुम कहोगी कि हाँ भाई, मैं राज़ी हूँ। इसीलिए मुझे बताओ, तुम्हारे इस मुतालिक क्या राय है? अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे बता सकती हो। अमन के आखिरी जुमले ने जूनी को दम बखुद किया था। उसने अपनी राय आफिया पर नहीं थोपी थी, ना ही उसे बताया कि वो शहरोज़ को हाँ कर चुका है पहले ही, बल्कि निकाह के मुतालिक उस तरह बात की कि अगर वो किसी और लड़के को पसंद करती है तो आराम से बता दे, उसे कोई मसला नहीं है। क्या वो हवेली का बेटा नहीं था? हवेली के मर्द कब से लड़कियों से उनकी मर्जियाँ पूछने लगे थे, ख़ास तौर पर तब जब वो उसके सिर्फ एक मामूली सी कनीज़ हो। याददाश्त आफिया की गई थी, अमन की नहीं। मगर जिस तरह अमन ने आफिया को ट्रीट किया था आज तक, वो जिस तरह कर रहा था इस वक्त, वो वाकई बेमिसाल था। वाकई में अमन चौधरी बेमिसाल है। वो लड़की कैसे अपने दिल को उसके पीछे धड़कने से रोके? भाई, मुझे इस लड़के की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो फ़ोन पर भी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं वैसे भी पढ़ना चाहती हूँ अभी। अमन को अंदाज़ा नहीं था उसे इतनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत बात ये थी कि आफिया को कुछ भी याद नहीं आया था कि शहरोज़ के बताने के बावजूद भी, और मनफी कि वो उसकी ही जहनी मरीज़ समझने लगी थी। अब ऐसे हालात में अगर अमन उसे फ़ोर्स करता निकाह के लिए तो शहरोज़ से तो यकीनन आफिया यही गुमान करेगी कि उसका भाई उसकी जान छुड़ाने के लिए उसे जहनी मरीज़ आदमी के पल्ले बांध रहा है। और इस सूरत हाल में उसे समझ नहीं आ रहा था भला वो कैसे अपनी बहन से कहे कि शहरोज़ से निकाह कर लो। आफिया, उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है। उसके वालिदा के साथ जो हादसात हुए हैं, शायद उनके सबब उसने अपनी जहनी दबाव में आकर कुछ बोल दिया होगा तुमसे। तुम भूल जाओ उन सारी बातों को। अमन ने बहुत नरमी से समझाने की कोशिश की। ओह, उसे जैसे शहरोज़ पर तरस आया हो। उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा था और ना ही उनके मुतालिक उसे कुछ याद था, लेकिन माँ जैसे अल्फाज काफ़ी है किसी को भी जज्बात को उभारने के लिए। मगर भाई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कमज़ोर से एहतजाज किया था। आफिया का अमन के सिवा कोई नहीं था दुनिया में। उसे यकीन था अपने भाई पर कि वो किसी गलत इंसान से मुंतकिब नहीं करेगा उसको। इसीलिए
मगर जो बातें शहरोज़ ने फ़ोन पर की उनके सबब उसका दिल उस लड़के से भाग रहा था। शादी के बाद पढ़ लेना कोई मसला नहीं है, मुझे यकीन है वो पढ़ने देगा तुम्हें। अमन ने अपनी बातों से आफिया को कायल कर ही लिया था। आखिर में जूनी ने उन दोनों बहन भाइयों के दरमियान कुछ न बोला। इसके लिए यही बहुत था कि अमन ने एतबार किया है आफिया के मुताल्लिक उस पर, वरना पहले तो वो उसे आफिया से बात तक नहीं करने देता था। जू, क्या तुम मुझे मेरी जायदाद के हिस्से में से 10% वापस कर सकती हो? मैं वो आफिया को देना चाहता हूँ जहेज़ के तौर पर। वो मेरी इकलौती बहन है, मैं उसे खाली हाथ विदा नहीं करना चाहता, ख़ास तौर पर तब जब मैं जानता हूँ कि उसके होने वाले शौहर के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। अभी तो वो खुद पढ़ रहा है, उसे अपने पाँव पर खड़े होने में भी वक्त दरकार है। ज़ुनैशा हैरत से उसे देखने लगी। वो चाहता तो बस पेपर साइन करवाता और सब कुछ वापस उससे ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया, बल्कि उल्टा उससे बड़ी इज्जत व मिन्नती लहजे में 10% वापस मांगा अपनी बहन को जहेज़ देने के लिए। अगर मैं इनकार कर दूं तो? जूनी सिर्फ देखना चाहती थी कि वो जवाब क्या देता है। इनकार करने का कोई इरादा ना था। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस वजाहत से मालामाल नौजवान ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा था। उसने जूनी को नहीं बताया कि जहेज़ देकर दरअसल वो बानो कनीज़ को चुप कराना चाहता था, क्योंकि उसे खदशा था कि भले उस शहरोज़ ना खामोश हो जाए और आफिया से कुछ ना कहे, मगर बानो वो एक लालची औरत है, वो चुप नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल वो उसकी बहन के लिए ज़रूर मुश्किलात का बाइस बन जाएगी। जूनी सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी जिस पर बेबसी नुमाया थी। इसने नहीं कहा कि वो ज़बरदस्ती ले लेगा, जबकि जूनी वाकिफ़ थी कि वो ले सकता है। ठीक है, मैं दे दूंगी, बल्कि तुम अपने हिस्से की सारी जायदाद ही वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जूनी ने उसका खूबसूरत चेहरा देख खासा बेनियाजी से कहा था। नहीं, बस 10% दे दो, काफ़ी है। जायदाद वापस लेने का अमन का कोई इरादा ना था। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा मांग लूँगा। तुम कौन सा कहीं जा रही हो? अगले ही पल उसने जूनी का चेहरा देख उसके खूबसूरत सुर्ख होठों पर प्लेफुल अंदाज में ट्विस्ट हुए बिलोरी आंखें चैलेंज देती मालूम हुई थी, जैसे कह रही हूँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहीं नहीं जाने वाली? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं जा सकती हो? अगले ही पल उसका नाजुक दूधिया बाजू थाम कर अपनी जानिब खींचा। नतीजतन वो नाजुक जान उसके कुशादा सीने से आ लगी थी। उसके परफ्यूम की महक ने जूनी को अपने हिसारों में जकड़ा था। मुकाबिल ने थोड़ी पकड़ कर ऊंची की, अपनी गहरी खूबसूरत आंखों में देखने पर मजबूर करते एक एक लफ्ज़ जता जता कर कहा था। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ तुम्हारी भूल है जू। मैं अपने हिसार को बहुत जल्द इतना मजबूत कर लूँगा तुम्हारे इर्द गिर्द कि तुम चाह कर भी उससे निकल नहीं पाओगी। बस देखती जाओ। उस हसीन नौजवान की आंखें से झलकती रोमानियत जूनी को अपनी आंखों के जरिए दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहरोज़ मौलवी साहब को ले हॉस्पिटल पहुंचा था। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।